हे एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। और आज का जो ये सेशन है इसमें हम PT 365 जो आता है विजन IAS का, उसका अपडेटेड पार्ट 1 कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हमने जो PT 365 कवर किया था उसमें कवरेज अप्रैल 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 की थी। सो अक्टूबर के बाद ऑब्वियसली देयर आर सर्टन न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उसी को इन्होंने इस स्टडी मटेरियल में कवर किया है। और इसमें कवरेज आपको मिलेगा नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल इन्होंने लॉन्च किया है काफ़ी बल्कि है। 238 पेजेस में आपके ये पूरे 3 महीने का कवरेज है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 महीने को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से 238 पेजेस कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। एंड कई बार आप देखोगे ना तो प्रीलिम्स में जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो उतना निकल के नहीं आता है। ऐसे टॉपिक्स भी पूछ लिए जाते हैं जो शायद इस 238 पेज को पढ़ने के बाद भी नॉट श्योर कि आपको मिलेंगे कि नहीं। तो इसको कवर करने का एक सिंपल सा तरीका है, जब आप एक टॉपिक देख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उस टॉपिक का बेसिक क्या है, बेसिक नॉलेज मेरे पास कितनी है और उस बेसिक से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और वही चीज़ मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें मैं चीज़ें नहीं आपको बताऊँगी क्योंकि ऑलरेडी हम इनको कई बार कवर कर चुके हैं। मैंने आपको मंथली करंट अफेयर्स में भी काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ समझाई हुई है। उन्हीं का रिपीटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इट डजंट रियली मेक सेंस ऑफ मी रिपीटिंग वन एंड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत सिंपल वे में जल्दी जल्दी कवर कर ले। और मैं आपको जो आपका बेसिक टॉपिक है वो बताने की कोशिश करूँगी कि किसी एक करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप कौन से बेसिक टॉपिक को रिवाइज करेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये 238 पेजेस का है तो मैं इनको पार्ट्स में बनाना प्रेफर करूँगी, 2 या 3 पार्ट्स में, सो दैट इट डज़ नॉट एंड अप बीइंग सो लॉन्ग और आपके लिए उसको कवर कर पाना थोड़ा सा फीजिबल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें आप देखोगे ना तो आपको जो कंटेंट मिलेगा वो पॉलिटी से भी है, IR से भी है, इकोनॉमी भी है, एनवायरनमेंट भी है, साइंस टेक भी है। सो ओवरऑल ये जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उनमें जो भी कुछ फ्रॉम द नवंबर टू जनवरी हुआ है जो इनको इंपॉर्टेंट लगता है वो इन्होंने यहाँ पे कवर किया है, जो हम 1 बाय 1 करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगी, तो इनिशियली हो सकता है 3-4 टॉपिक को एक साथ करके बनाऊँ, जैसे कि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एंड देन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वुड कम लेटर। सो लाइकवाइज विल कवर जैसा भी सूटेबल होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ आपके पास सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रियम्बल है। ये वही न्यूज़ है जो हमने नवंबर में कवर की थी। आपको पता होगा कि प्रियम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें कुछ वर्ड्स का इंक्लूजन किया गया था। उसी इंक्लूजन को लेकर के एक पिटीशन दायर हुई थी चैलेंजिंग दोज इंक्लूजन, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हाउएवर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स ये सब पिटीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल को जानना। आखिर प्रियम्बल है क्या, कहाँ से ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आया है और इंडियन प्रियम्बल अपने आप में क्या बताता है। जैसे कि आपने सुना होगा, हम प्रियम्बल को ID कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रियम्बल से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स पता चलते हैं, जो जस्टिस, लिबर्टी है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारी जो कंट्री है, जो स्टेट है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नेचर पता चलती है। जैसे कि आपके सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या दर्शा रहा है, ये नेचर को दर्शाता है। तो आपको ये चीज़ें पता होने के साथ साथ ये जितनी भी टर्म्स मैंने बोली, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लिबर्टी पे सवाल बन चुका है। लिबर्टी से रिलेटेड आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आपको रिवाइज करना पड़ेगा 42nd अमेंडमेंट, और जब आप 42nd करेंगे तो 44th भी साथ में कर लेंगे, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट ये इमरजेंसी के आसपास की पीरियड की बात है। तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे हुए थे जिसको वापस से रेक्टिफाई करने के लिए 44th अमेंडमेंट लेकर के आई थी न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट ओनली दैट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस समय पे हुई थी कि प्रियम्बल आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसको लेकर भी काफ़ी सारे जो है डिबेट्स हुए थे। अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड सब्जेक्टेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आपके पास 1973 का केशवानंद भारती केस भी आता है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र है। याद रखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, वो जुडिशरी की तरफ से किया गया एक इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में
उसको इंटरप्रेट किया है और हमें डिफाइन करने की कोशिश की है कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। ये सब याद करने के साथ साथ, रिवाइज करने के साथ साथ आप आर्टिकल 368 को भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये 368 ही आपका वो आर्टिकल है जो बताता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास वो पावर है जिससे कि पार्लियामेंट अपने पावर को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट 2-3 वेज टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली दो ही तरीके हैं। तीसरे तरीके को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह से नहीं काउंट करते हैं, वो नॉर्मल अमेंडमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के दो तरीके होते हैं, तो इसको आप रिवाइज करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रीएम्बल में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसकी आपको मीनिंग क्लैरिफाई होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का सीधा सीधा सा मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अब देखिए, इंडियन जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। जैसे कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन के बीच में एकदम कंप्लीट सेपरेशन एक वॉल की तरह होता है। ना तो स्टेट रिलीजन के किसी मुद्दे पे इंटरफेयर करता है, ना ही रिलीजन स्टेट के किसी मुद्दे पे इंटरफेयर करता है। हाउएवर, इंडियन सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, जिसमें कि हम कहते हैं कि सारे रिलीजन को हम इक्वल रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस देते हैं और स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। कहने का मतलब है स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है और ना ही किसी रिलीजियस फेथ के लिए किसी को पेनलाइज करता है। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, बट जब अगर जरूरत पड़ती है तो आपने देखा होगा कि स्टेट हमारे रिलीजियस मुद्दों पे भी इंटरफेयर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन नहीं है इंडियन सेक्युलरिज्म में। सोशलिज्म की बात करूं तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे जनता के अपलिफ्टमेंट की बात करता है कि भाई जो तुम्हारी सोसाइटी है उसका इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब साथ में ही यहाँ पे आपके पास फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, क्योंकि जब मैं बात रिलीजन की करती हूँ तो रिलीजन से रिलेटेड आपकी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक है, कई दफे पे पूछी जाती है। और इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी का भी जिक्र यहाँ पे होता है, एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना मना है किसी भी तरीके का। सिमिलरली जब मैं सोशलिज्म की बात करती हूँ तो सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें सरकार अपने हाथ में ले ले और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को पूरी तरह से बंद कर दे, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप का मोटिव प्रॉफिट होता है। तो ऐसा नहीं कि सोशलिज्म के चक्कर में हम पूरा प्राइवेट मोटिव को बंद ही कर देंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी है, इसके हिसाब से राइट टू प्रोफेस भी आपके पास है, मतलब प्रोफेशन, राइट टू चूज द प्रोफेशन दैट यू वांट, राइट टू ट्रेड, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग भी अलाउड है। ये सारी चीज़ें आप एक साथ सम अप करके अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको प्रीएम्बल पढ़नी है। प्रीएम्बल से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। साथ ही फंडामेंटल राइट्स आपको रिवाइज करनी है। फंडामेंटल राइट्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी का टॉपिक है। इसमें भी आर्टिकल 21 सबसे फेवरेट है, जिससे ऑलरेडी 3 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको पिछले 10 सालों में देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्रीएम्बल से रिलेटेड काफ़ी सारे इशू हुए थे कि भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, उसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसमें समय समय पे कोर्ट ने ना अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लिए हैं। कभी कोर्ट ने बोला कि पार्ट नहीं है, बाद में बोला कि पार्ट है। सो लाइकवाइज बेरुबारी केस हुआ था जिसमें बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में तुम्हारा केशवानंद भारती केस आया और एलआईसी इंडिया, जिसमें बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी अमेंडेड। फिर एसआर बोमानी केस जो आया, इसमें हमने बोला सेक्युलरिज्म इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही आरसी पौदियाल के केस में सेक्युलरिज्म के बारे में बोला गया कि सेक्युलरिज्म से हमारे नेशन के कमिटमेंट दिखाई देती है कि हम जितने भी फेथ्स हैं हमारी कंट्री में, जो भी लोग अलग अलग फेथ को बिलोंग करते हैं, सभी को हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि एक्स रिलीजन का है, वाई रिलीजन का है, नहीं। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला गया कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, तुम किसी भी धर्म के हो, लेकिन हम उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। अब प्रीएम्बल के बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया ही है। ओरिजिनली हमारे प्रीएम्बल में इंडिया को एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पे डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का जो वर्ड है उसको इंक्लूड 42nd अमेंडमेंट में किया गया है। ठीक है, अच्छा, प्रीएम्बल कोई भी सब्सटेंटिव राइट ग्रांट नहीं करता है, यानी कि अगर प्रीएम्बल में लिखी हुई कोई चीज जो है वो फॉलो नहीं हो रही तो आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते कि भाई ये चीजें एनफोर्स नहीं हो रही है। और सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि प्रीएम्बल बताता है कि हमारे यहाँ पे पावर जनता के हाथ में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, तो इट इज द वी जो चीजों को रूल करते हैं, ऐसा प्रीएम्बल कहता है। करते हैं कि नहीं वो बात की बात है। 42nd अमेंडमेंट, जिसे आप पॉपुलरली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत भर भर के अमेंडमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे।
प्रियम्बल के अलावा 40 आर्टिकल, 7th शेड्यूल, ये सारी चीज़ें अमेंड की गई थी। 14 न्यू आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में नए 2 पार्ट्स भी ऐड हुए हैं। और प्रियम्बल में जो चेंजेस आए 42nd अमेंडमेंट से, आप सभी जानते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड्स हैं वो इंसर्ट किए गए। और आपका जो 7th शेड्यूल है, जो लिस्ट से डील करता है कि यूनियन लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट कौन सी है, उसमें भी आपके कुछ ऐसे 5 मुद्दे थे जो स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर करके कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिए गए, जिसमें से एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है, वेट एंड मेजर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इमरजेंसी प्रिंसिपल में भी लेके कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसमें प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया गया कि इमरजेंसी वो सिर्फ पूरे कंट्री में नहीं, बस अगर चाहे तो कुछ पार्ट्स में भी इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। डीपीएसपी में भी चेंज किए गए, आर्टिकल 39 को इंसर्ट किया गया ताकि चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी स्टेट से क्यों करे। 39A इज अबाउट फ्री लीगल एड, नलसा मैंने इसमें आपको पढ़ा है। आर्टिकल 43A जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करता है। आर्टिकल 48A की मैं बात करूँ तो ये एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए है। एंड देन 2 न्यू पार्ट्स जो ऐड किए गए, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। एंड देन ट्रिब्यूनल्स, जिसमें आप पढ़ते हैं 323 आर्टिकल के आसपास, उसको इसमें ऐड किया गया था। ठीक है। देन यू हैव 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया जो सेलिब्रेट किया गया। तो आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्ट में आया है 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो डेट ऑफ एडॉप्शन है, यानी कि 26 नवंबर, उसको हम संविधान दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और संविधान दिवस का जो इंस्टीट्यूशन है 2015 में किया गया था, बी आर अम्बेडकर जी की जब 25th बर्थ एनिवर्सरी थी। ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि अम्बेडकर जी तो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अब जब यहाँ पे ये मुद्दा आया है तो आपको एक बार पढ़ लेना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, यानी कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पहले तो आप उसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑफ कोर्स विच वाज हेडेड बाय अम्बेडकर, तो उसमें और कौन कौन से मेंबर्स थे ये आपको पूरा रीड कर लेना है, लर्न होना चाहिए। एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, याद रखेंगे, ना तो ये प्रिंटेड था ना ये टाइप था। जब ये पहली दफ़ा बन के आया ना तो एक्चुअली ये हैंड रिटन था, और इसको इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने, और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। और जो आपके पेजेस थे उसको आर्टिस्टिकली डेकोरेट किसने किया था, तो हमारे जो शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे अंडर नंदलाल बोस, इन्होंने उसको डेकोरेट किया था। तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिवाइज करेंगे, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करेंगे, और जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे उनको भी रिवाइज करेंगे। टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, तो आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी पहले इनिशियली ओरिजिनली फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, बट देन फिर हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी को रिलेटेड, लैंड को रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था उसने कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जो खोखला कर दिया था। बहुत ही हम जो हमारे टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे बेचारे, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आए थे। तो उन चीज़ों को थोड़ा इक्वलाइज करने के लिए सरकार को बहुत सारे चेंजेस करने थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी उस समय फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जिसकी वजह से सरकार के रास्ते पे बहुत सारे रोड़े आ रहे थे। तो उसको हटाने के लिए फंडामेंटल राइट जो है उसको अमेंडमेंट करके हमने नॉर्मल राइट बना दिया, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया। तो देखो, दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो बैठी थी, जिसने ये बोला है कि स्टेट के पास एनॉर्मस पावर नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। देखो, अब राइट टू प्रॉपर्टी आपकी जस्ट एक लीगल राइट है, फंडामेंटल तो है नहीं, लीगल राइट है। इसका मतलब है अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन रहा है, मतलब आपसे कोई ले रहा है, चाहे स्टेट ले रहा हो चाहे कोई भी ले रहा है, तो आपके लिए पूरी लीगल व्यवस्था है, लीगल प्रोसेस है, आप नॉर्मल कोर्ट में जाकर के अपना जो है मुद्दा सुलझा सकते हैं। अब देखिए, स्टेट को ये पावर होता है कि अगर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए उसे किसी की लैंड एक्वायर करनी है तो वो कर सकता है। तो अब कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं जहां मर्जी चाहे वहां से लैंड एक्वायर कर लेगा, लोगों को बेघर कर देगा, नहीं, उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, वही इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है कि भाई इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनिशियली जो तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन था वो एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1F एंड अंडर आर्टिकल 31।
और 25th अमेंडमेंट आया जिससे कि आपका आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस किया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया एंड देन हमने उसे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट बना करके अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो अब देखो करंट ये जो जजमेंट है वो क्या कहता है, ये जजमेंट कहता है कि जो आर्टिकल 39B है जो तुम्हारा DPSP है उसके हिसाब से आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के तौर पे नहीं क्लासिफाई कर सकते। आर्टिकल 39B क्या कहता है, आर्टिकल 39B कहता है कि कम्युनिटी के जो भी मटीरियल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, जो भी रिसोर्सेज है, उसकी जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका ओवरऑल गुड होना चाहिए, कॉमन गुड होना चाहिए। बट देन द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हु विल डिसाइड दिस मटेरियल रिसोर्स। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी एक सिटी में जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम सबको मटेरियल रिसोर्स घोषित करके और सबको एक्वायर करके क्या कहते हैं दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने बोली है इस डिसीजन में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मटेरियल रिसोर्स नहीं बन जाती है कम्युनिटी की, उसके लिए एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की बात आती है तो स्टेट के पास में कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। बट ऑब्वियसली 7th शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो एंट्री 42 है उसके हिसाब से स्टेट के पास में सोवरेन पावर है टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। अब उसके लिए ना क्लासिफिकेशन करने की बात की गई है कि आप अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को एज अ मटीरियल रिसोर्स क्लासीफाई कर रहे हैं देन देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया विच यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, लाइक प्रॉपर्टी का नेचर क्या है और स्कैरसिटी कितनी है, कम्युनिटी वेलफेयर पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, प्राइवेट हैंड्स में उस प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन कितना है। आर्टिकल 31C की वैलिडिटी को कोर्ट ने अपहेल्ड किया है और आर्टिकल 31C जो है कहीं ना कहीं जो DPSPs हैं उनको फुलफिल करने के लिए लाया गया था कि कहीं DPSP को फुलफिल अगर सरकार कर रही है तो लोग कोर्ट में ना पहुंच जाएं कि इस DPSP की वजह से मेरी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गई है। क्योंकि आप जब फंडामेंटल राइट्स और DPSP का रिलेशन पढ़ेंगे ना तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री तो ये है पर कई जगह पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी आता है। जैसे अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर में हम हमेशा डिसएडवांटेजेस सेक्शन के वेलफेयर की ज़्यादा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू इक्वालिटी का तो क्वेश्चन मार्क बना देता है ना। पहले तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमको इक्वल रहना है, फिर दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमें कुछ एक तबका है जिसका डेवलपमेंट करना है, तो वो चीज़ें ना हो उसके लिए आर्टिकल 31C लाया गया था। एंड देन कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है वो इस तरह से ले कि पब्लिक वेलफेयर और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उनके बीच में बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है फिर से अगेन फंडामेंटल राइट्स और ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे जिससे राइट टू प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हो गया, मेरा मतलब है फंडामेंटल राइट से हट गया। फंडामेंटल राइट्स के हिसाब में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन है ये सरकार को पावर देता है, गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई गवर्नमेंट अगर चाहे तो पब्लिक यूज़ के लिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उनको एक्वायर कर सकती है जिससे कि आपका जो सोशल वेलफेयर है वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, पब्लिक यूज़ के लिए बेसिकली जस्ट कंपनसेशन देना भी ज़रूरी होता है। आप किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी तो फ्री में तो नहीं करेगी, सरकार पैसे देती है ना उनको। अच्छा, इसके अलावा एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भी होता है जो कहता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट करना है, एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्ट करना है वो सरकार की जिम्मेदारी है और उसको करने के लिए भी जो सरकार है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। हाउएवर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, इस तरह से कभी भी सवाल बनते हमने आज तक नहीं देखे हैं। इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो बस ये यही है जो बुलडोजर चला दिए गए ना बहुत जगह, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी कि भाई तुम्हारी मर्जी जहाँ हो रही है वहाँ पे जाके तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। दरअसल हुआ ये था कि काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ कुछ क्रिमिनल्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बुलडोजर चला दिए गए। अब देखो भाई क्रिमिनल उस घर का एक बंदा होगा लेकिन घर में तो अलग से 10-5 सदस्य रहते होंगे ना, तुमने तो पूरा का पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। इनकी क्या गलती, ठीक है वो क्रिमिनल बना है इनकी फैमिली से, बट दैट डजंट मीन कि आप बिना सूचना दिए बिना किसी कारण जाकर के उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है कि भाई ऐसा है कि आपको अगर डिमोलिशन करना है तो आपको जो हाउस ओनर है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू प्रॉपरली डिटेल्स के थ्रू नोटिस सर्व करना पड़ेगा कि आप क्यों जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिमोलिश कर रहे हैं, क्या उसके रीजंस हैं, क्या स्पेसिफिक वायलेशंस उसने कर रखे हैं।
अगर किसी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मान लो कई लोग होते हैं ना सरकारी जमीन पे एकदम आगे बढ़ा बढ़ा के कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो रेसिडेंट्स हैं, जो जिस जगह पे वो जो रहते हैं, उनको 15 दिन का प्रायर नोटिस देने की जरूरत है। और जब आप डिमोलिशन कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, और उसकी फिर एक रिपोर्ट जो है वो भी प्लेस की जाएगी बिफोर द म्यूनिसिपल कमिश्नर। और जिन लोगों का जो घर वर गिरा है उनको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, अगर उनको लगता है कि भाई ये गलत तरीके से मेरा घर गिराया गया है। तो अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हाँ, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल 21, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूपीएससी का बहुत फेवरेट आर्टिकल है 21। सो आर्टिकल 21 एक बहुत ही ब्रॉड एंड वाइडर कनोटेशन रखता है अपने अंदर। आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात नहीं करता। जब आप राइट टू लाइफ बोलते हो तो उसके अंदर बहुत सी चीजें आती है, इवन राइट टू मैरी आता है, विच हैज बीन अ क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो राइट टू शेल्टर भी आर्टिकल 21 के अंदर ही है। आप अगर किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे उसकी जिंदगी का एक अंश छीन ले रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो व्हाट यू हैव टू रिवाइज हियर इज आर्टिकल 21। एंड देन आपकी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी जैसे कि कहता है कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना। ये नहीं कि आज रात को सोचा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इलीगल हुआ और कल जाके वहाँ पे बुलडोजर चलवा दिया, ये आप नहीं कर सकते हैं। देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो टॉपिक है इसको सुनते ही आपको फंडामेंटल राइट याद आ जानी चाहिए। राइट टू एडमिनिस्टर what is called as education institution to the minority, we have it in the fundamental rights, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट है उसको कहीं ना कहीं ओवर रूल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो क्या कहते हैं AMU है, मतलब आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ना तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है और ना ही वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ना ही मुस्लिम लोगों के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दरअसल यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ना माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड क्लेम के ऊपर पे मुद्दा चल रहा है कि भाई वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। दरअसल इसको लेकर के बहुत सारे मुद्दे चले हैं, बट याद रखिएगा यूपीएससी कभी भी रिलीजियस मुद्दों पे आपसे सवाल नहीं पूछता है, बिकॉज ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी सारी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस अपने साथ में लेकर के आता है। तो आपके लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी फंडामेंटल राइट विथ रिस्पेक्ट टू दी माइनॉरिटीज एंड विथ रिस्पेक्ट टू दी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपका आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है। आर्टिकल 30 जानते हो ना, फंडामेंटल राइट्स का है। तो ये लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हमारी कंट्री में है उनकी राइट से डील करता है। ये कहता है कि जितनी भी जो लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी है, दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है। और एक एक्ट आया था 2004 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ताकि ये जो माइनॉरिटीज हैं जिनकी बात यहाँ की गई है, इनकी जो राइट्स हैं उसको सेफगार्ड किया जा सके। अब ये जो तुम्हारी कमीशन है ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसके पास सिविल कोर्ट का पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को नोटिफाई करके रखा है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन। हाउएवर याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी माइनॉरिटी कम्युनिटी डिफाइन नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसके एक स्टेटमेंट में होता है कि इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द थिंग नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एकदम प्रॉपर ऐसे डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। इवन अनटचेबिलिटी इट इज नॉट defined in the constitution. Similarly this one your minority community not defined in the constitution, and then आपका वो क्या कहते हैं judicial review not defined in the constitution. So कुछ explicitly ऐसे defined है ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी provision में implicit आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, but define नहीं। तो जो चीज़ें define नहीं है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती है, जैसे आपका जो आर्टिकल 31A है उसके हिसाब से अगर किसी माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, मतलब स्टेट अगर कोई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो फिर उसको एक फेयर एंड कंपनसेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे आपको पता होगा अलग अलग कैटेगरी के रिजर्वेशन होते हैं ना, जो हमारी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है कि भाई 50 उनके लिए है, 50 बाकियों के लिए, वैसी वाली रिजर्वेशन इन इंस्टीट्यूशंस में नहीं अलाउड होती, क्योंकि ऑलरेडी अपनी माइनॉरिटी एजुकेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनी हुई है, तो उनको ही तो तवज्जो देने के लिए बनी है ना। देन आपको जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, जो राइट टू फ्री एजुकेशन दिलाने की बात करता है बच्चों को, वो आपके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस एडेड हो, नॉन एडेड हो, व्हाटएवर।
देन यू हैव असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब ये क्या होता है, तो देखिए जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो देर आर सर्टन प्रैक्टिसेस दैट वी फॉलो, है ना। एक एक प्रोसीजर होता है कि भाई आप जैसे झुक रहे हो, आरती कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है अपने जो भी प्रेयर्स हैं उसके लिए। तो उसी चीज़ को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई देखो, ये जो लाउड स्पीकर का यूसेज है वो किसी भी रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है, मतलब उसके बिना भी काम तुम्हारा चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो करोगे तो ही पूजा होगी, क्योंकि आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत पहले एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी और आज आए दिन होती रहती है कि लाउड स्पीकर किसी रिलीजन के बज रहे हैं, फिर वहां पे दिक्कतें हो जा रही हैं। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एक टेस्ट क्या होता है, तो इंडियन जुडिशरी क्या करती है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जितने भी रिलेटेड मैटर्स आते हैं उसको एडजुडिकेट करने के लिए और ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिस में ये जो प्रैक्टिस है वो एसेंशियल है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट करती है उसको हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 1954 का जो शिरूर मुक्त केस हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस किया था, एंड देन इट वाज एक्सटेंडेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्योंकि फ्रीडम आपको मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी चाहे रिलीजन में करने लगेंगे। देयर आर समथिंग कॉल्ड एज वेरी एसेंशियल एंड देन देयर आर समथिंग कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल। जैसे कि आरती करना, वो एसेंशियल है ना, प्रेयर ही तो कर रहे हो गॉड को, तो वो कर रहे होगे, एसेंशियल कर रहे हो, जरूरी नहीं है उसको लाउड स्पीकर में ही कर लो। तो इसमें बोला गया था कि रिलीजन का जो भी असेंशियल पार्ट है वो क्या है, प्राइमरीली उसको जानने का हमारा तरीका रहेगा कि उस रिलीजन की डॉक्ट्रिन में क्या क्या चीज़ें उस बारे में दी गई है। जैसे पूजा पाठ के बारे में आपके पूरे वेद भी बताते हैं, पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से आपको आरती करनी, किस तरह से हवन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एसेंशियल पार्ट हो सकता है। बट क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर भी लगाना है? प्रोबेबली नॉट, उस जमाने पे वो था भी नहीं। सो ये जो आपके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड समय समय पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आए हैं। 1997 का आदि विश्वेश्वरैया था जिसमें कोर्ट ने रिलीजन एंड सेक्युलर जो फंक्शंस थे टेम्पल के उसको डिफ्रेंशिएट किया। फिर उसके बाद 2004 का आपका आचार्य जगदीश नंदा केस आया था जिसमें कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी प्रैक्टिस एसेंशियल पार्ट है या नहीं है उसको हमें डिटरमाइन करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस प्रैक्टिस को अगर हम नहीं करते हैं तो क्या उससे रिलीजन ऑल्टर हो रहा है फंडामेंटली। मतलब एक बात लगाओ, लाउड स्पीकर नहीं भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी प्रेयर रुक जाएगी? प्रोबेबली नहीं रुकेगी। लेकिन आरती करोगे तो रुकी गई ना। फिर आरती नहीं कर रहे तो भगवान को कर ही क्या रहे हो आप? बस मूर्ति बना के रख दिए हो या जो भी है आपके भगवान, उसके हिसाब से। 2017 का जो शायरा बानो का केस हुआ था जिसमें ट्रिपल तलाक वाली चीज़ें आई थी, तो उसमें भी कोर्ट ने बोला था कि जो ट्रिपल तलाक है वो रिलीजन के जो बेसिक टेनेंट्स है उसके अगेंस्ट जाता है और कहीं ना कहीं रिलीजन में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। हाउएवर हैविंग सेड दिस, रिलीजन से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पे यूपीएससी रेयरली सवाल पूछता है, बिकॉज सी यू आर गोइंग टू बिकम ब्यूरोक्रेट्स। आपको यहाँ पे हर किसी के साथ धर्म निरपेक्षता से रहना है, तो कभी भी रिलीजन से रिलेटेड मुद्दे आपको अपने सवाल में देखने को नहीं मिलेंगे। देन यू हैव एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। तो देखो, बहुत हिस्टोरिकली भी शेड्यूल कास्ट के साथ काफ़ी सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो होती आई हैं, एंड दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज सिंस एजेस। अनटचेबिलिटी का जो पूरा मुद्दा आया है वो निकल के वहीं से कहीं से आता है, ठीक है। तो अब देखो, बहुत सारी मैकेनिज्म, बहुत सारे नेसेसरी एक्शंस लिए गए जब हम आज़ाद हो गए, उसके बाद से लेकर अब तक हमने काफ़ी सारी ऐसी एक्शंस लिए जिससे हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके साथ गड़बड़ी ना हो। इतने के बाद भी जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस है उसने कंसर्न रेज किया है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें आज भी इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है उसको एड्रेस किया जाए। यहाँ पर एक वर्ड आया स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि आपको जाके पढ़ना है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। बेटा आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो अपडेटेड पार्ट है ना ये आपके प्रीलिम के ही कवरेज को और बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर नहीं करनी, हमको ये कवर करना है कि हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो अब पहली तो चीज़ है शेड्यूल कास्ट होती क्या है। तो अगर आर्टिकल 366 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहाँ पे आपको शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन देखने को मिलती है। अंडर आर्टिकल 341 ऐसा बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफाई करेंगे कि किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो कौन कौन सी कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट होंगी, एंड ही विल कंसल्ट स्टेट गवर्नर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। पहली बार शेड्यूल कास्ट जो पूरा टर्म है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे।
और जैसे ही आपने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा, आपको याद आ जाना चाहिए कि हमें रेगुलेशन एक्ट 1773 से एक बार एक सरसरी निगाह तो मार लेनी चाहिए। और मेजरली इंपॉर्टेंट उसमें होता है 1958 के बाद के आपके जो एक्ट हैं, जैसे 1961 के आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1909 का मिंटो मॉर्ले, 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एंड देन आपका 1935। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। चलो, क्या मैकेनिज्म है हमारे पास ये जो कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटीज़ है उससे डील करने के लिए? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बना के रखी है ना हमने। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, एंड देन आर्टिकल 15 आपका डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करता है, 16 है इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, 17 स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी से डील करता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 46 है जो कहता है कि शेड्यूल कास्ट की जो इकोनॉमिक एजुकेशनल इंटरेस्ट है उसको स्टेट को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 338 में वी हैव पर्टिकुलर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। लीगल अगर हम बात करें तो वी हैव पूरा एक एक्ट 1955 का अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। इसके अलावा आपका लेटर ऑन इसको अमेंड करके हमने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1976 बना दिया। तो इसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं हमने पनिशेबल बना दिया है कि अगर रिलीजियस या सोशल डिसेबिलिटीज़ के किसी केसेस में किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार किया जाता है तो दैट इज़ पनिशेबल। फिर 1989 में आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ पूरा एक्ट आया है। फिर आपके पास मैनुअल स्कैवेंजर्स की प्रोहिबिशन के लिए एक्ट 2013 में आया। मैनुअल स्कैवेंजिंग भी इस बार काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है, तो एक बार आपको ध्यान में रखना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट करके रखा गया है हमारे यहाँ पे, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार गाइडलाइंस भी जारी करी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से वो भी मांगा है कि मुझे जवाब चाहिए, मैंने जो तुमको गाइडलाइंस जारी करी थी रिगार्डिंग दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग उसका तुम्हारे यहाँ पे क्या सिनेरियो है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया भी है। इसके अलावा जो तुम्हारा ये जो एट्रॉसिटीज़ एक्ट था उसमें 2015 में अमेंडमेंट भी किया गया है। तो इसमें जो आपके शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट की विमेंस है उनके अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उन क्राइम्स को भी हमने अंडर द एम्बिट ऑफ एट्रॉसिटीज़ इंक्लूड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें ये जो एट्रॉसिटीज़ वाला एक्ट है उसमें देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों को हमने पनिशेबल एट्रॉसिटी के तौर पे कंसीडर किया है, मतलब व्हाट आर कंसीडर टू बी क्राइम इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब कुछ चीज़ें देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर की। तो यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, जितनी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उतनी बार आपको पढ़ने को मिलता है एक कंपैरिजन बिटवीन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। तो अब देखो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू हुआ है, इंडिया में भी होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, और इसमें आपके जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ दी लोकसभा राज्यसभा वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑल्सो दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और आपकी दो जो दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बार हम इलेक्टोरल मेंबर्स के कंपैरिजन की अगर बात करें इंडिया का, अगर मैं पहले देखूं तो जैसे कि मैंने बोला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स अगेन, एंड देन आपकी जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी है वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटर। याद रखेंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिमूवल में कर सकते हैं, इलेक्शन में नहीं करते, ये हमेशा क्वेश्चन बनता है। यूएसए की जहाँ पे मैं बात करूँ तो यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं, जिसमें सेनेट के 100 प्लस 3 फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, एंड देन 435 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। और इसमें ना इलेक्टोरल बॉडी जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एक इंटरमीडियरी बॉडी या प्रोसेस है जो यूएस के प्रेसिडेंट को चूज करती है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक स्टेट के जो वोटर्स हैं वो अपना अपना जो वोट है वो बैलेट्स में कास्ट करते हैं, मतलब मेंबर्स को चूज करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, एंड देन ये इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसे लेट्स से ये स्टेट है, ठीक है, ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके आते हैं प्रेसिडेंट वाले जो लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो स्टेट के लोग हैं ना ये वोट किसके लिए करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के लिए। फिर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स बनते हैं वो फिर प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं आपको 3 लेयर ऑफ सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता है। हमारे यहाँ पे कैसा है, बस ये इलेक्टोरल कॉलेज बना और इन लोगों ने प्रेसिडेंट के लिए वोट कर दिया, हम नहीं वोट कर रहे इन इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, एक तरह से देखा जाए तो
इसमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने, एक तरह से इलेक्टेड मेंबर्स तो हम ही नहीं इलेक्ट करे हैं, बट यूएसए में ये वाला सिस्टम फॉलो होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज एक इंटरमीडियरी बॉडी वहाँ पे होता है, एंड जो स्टेट्स हैं उनके पास वेरिंग नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कांग्रेस, और यूएसए के प्रेसिडेंट को जीतने के लिए मेजॉरिटी ऑफ 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए रहता है। अगर हम गवर्निंग रूल्स की बात करें कि भाई इलेक्शन को कौन से रूल्स गवर्न करते हैं, तो यूएसए में हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग रूल होता है। तो यूएसए में क्योंकि पूरा जो सिस्टम है ना वो डिसेंट्रलाइज है, तो हर एक स्टेट जो है उनका अपना अलग रूल है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में देयर इज अ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, उसी के थ्रू पूरा जो प्रोसेस है वो गवर्न होता है। नॉमिनेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट को आखिर पार्टी में नॉमिनेशन मिलता कैसे है, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी नॉमिनेशन सिक्योर करते हैं थ्रू प्राइमरीज एंड कॉकसेस, और हमारे यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनको सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं जो उनको सब्सक्राइब करें। जैसे कि प्रेसिडेंट की मैं अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट को चाहिए होते हैं 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो ये जो इलेक्ट होकर के गए हैं 50-50 लोग उनके फेवर में उनको चाहिए होते हैं, तभी वो अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन मेथड की अगर हम बात करेंगे तो जो यूएसए है वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं वो विनर टेक ऑल अप्रोच को फॉलो करते हैं, जहाँ पे जिस भी कैंडिडेट ने स्टेट में मेजॉरिटी विन की है, लाइक ऑल ऑफ इट्स इलेक्टोरल वोट जिसके पास गया है उसको हम जिताते हैं, एक्सेप्ट इन मेने एंड नेब्रास्का। तो कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंसी कई बार जीत तो सकता है लेकिन पॉपुलर वोट हो सकता है उसको नहीं मिला हो। जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे तो उनको प्रेसिडेंसी तो उन्होंने विन की थी पर पॉपुलर वोट नहीं मिला था। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में देयर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होती है और एक पूरा फॉर्मूला है कि भाई कैंडिडेट जो भी है उसको 50% ऑफ द टोटल वोट कास्ट +1 विन करना रहता है। ये मैंने आपको डिटेल में जब मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर कर रही थी तो उसमें मैंने आपको ये पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ इलेक्शंस भी उसमें मैंने आपको पढ़ाए हैं। वोट काउंटिंग कैसे होती है, तो भाई जो यूएसए की वोट काउंटिंग है वो काफ़ी लार्ज होती है क्योंकि पेपर बैलेट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं और थोड़ा सा मेल इन वोट्स भी है। इंडिया में हम ईवीएम मशीन्स का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है इलेक्शन होने की, तो हमारे यहाँ हर 5 साल में होता है तो पता ही होगा, और यूएसए में 4 साल में होता है, फिक्स शेड्यूल रहता है। रनिंग मेट टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। तो रनिंग मेट मतलब आप एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट समझो। तो यूएसए में थोड़ा अलग है। यूएसए में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ना वो अपने लिए खुद ही एक रनिंग मेट चूज करता है कि भाई मैं अगर जीतता हूँ तो मेरे साथ ये बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक सेपरेट इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट अलग बनता है, वाइस प्रेसिडेंट अलग बनता है। ऐसा नहीं कि दोनों आपस में मिलजुल के ठीक है मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तू वाइस प्रेसिडेंट बन जा, ऐसा नहीं। बेस्ट फ्रेंड चीज़ वहाँ पे नहीं खेली जाती। देन यू हैव क्लेमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए। क्लेमेंसी पावर मतलब यहाँ पे पार्डनिंग पावर की बात हम कर रहे हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन थे उन्होंने अपने सन को अनकंडीशनल पार्डन दे दिया था क्योंकि उनका जो सन है उस पर फेडरल टैक्स वायलेशन एंड गन कन्विक्शंस के केसेस चल रहे थे। नाउ इफ वी हैव टू टेक अ लुक अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट्स, तो इंडियन प्रेसिडेंट में आर्टिकल 72 जो है वो पार्डनिंग पावर से डील करता है और यूएसए में ये है आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्कोप की बात करेंगे तो इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनका जो पावर है वो फेडरल और यूनियन केसेस से तो रिलेट करता है बट स्टेट क्राइम से भी रिलेट करता है। जैसे आपको पता होगा कि डेथ सेंटेंस पे अगर कोई माफी दे सकता है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट है। गवर्नर स्टे लगा सकता है, माफी नहीं दे सकता। प्रेसिडेंट ही है बस माफी दे सकते हैं। यूएसए में थोड़ा सा केस अल्टा है क्योंकि यूएसए में स्टेट्स की अपनी खुद की ऑटोनॉमी होती है। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका पार्डनिंग पावर सिर्फ फेडरल नेचर ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, यूनियन गवर्नमेंट से ही रिलेटेड। स्टेट के उसमें कोई वो काम नहीं कर सकता। डेथ पेनल्टी में हमारे जो प्रेसिडेंट है इंडियन प्रेसिडेंट, ही और शी कैन पार्डन डेथ सेंटेंस इंक्लूडिंग इवन दोज गिवन बाय स्टेट। सो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने किसी को डेथ सेंटेंस दिया है और अगर उस पर्सन ने गिल्टी प्लीड किया है, मर्सी पिटीशन दायर कर दिया हमारे प्रेसिडेंट को, तो भी प्रेसिडेंट अगर उनको लगता है कि भाई बंदे को माफ़ी मिलनी चाहिए तो माफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसए की बात करें तो यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सिर्फ फेडरल केसेस में ही डेथ सेंटेंस मिलेंगे। अभी मैंने बोला ना यूएसए के स्टेट्स की अपनी ऑटोनॉमी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो मर्जी चाहे कर लेंगे, नहीं, वैसा नहीं होगा। रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच,
तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को माफी नहीं दे देंगे, ही और शी हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखो माफी में भी क्या होता है, जब मर्सी पिटीशन जाती है ना, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके पास पहले जाती है, वो पहले पूरा देखते हैं कि भाई क्या बंदा है, क्या क्राइम किया था, क्यों मर्सी पिटीशन दायर किया, मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो रिकमेंडेशन देते हैं और उसी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट हमारे एक्ट करते हैं। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास अपना ओन डिस्क्रिप्शन है, उनकी मर्जी है माफ कर देंगे, नहीं है नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो सुनते नहीं है। वैसे भी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप ये प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म में पढ़ते भी हो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। अच्छा, इन सब से मुझे याद आया, यू ऑल्सो शुड रिवाइज दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेसिक्स में आपसे रिलेट होंगे। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है काफ़ी लिमिटेड है। तो कोर्ट जो है वो सिर्फ प्रोसेस को एग्जामिन करती है, पूरे डिसीजन को एग्जामिन नहीं करती कि भाई एक मुद्दे पे पहुंचने में जो प्रोसेस हुआ है वो सही है कि नहीं। मान लो अगर कोई एक्ट पास हुआ है या अगर कोई पर्टिकुलर चीज हुई है तो वो प्रोसेस में हुई है कि नहीं, यही हमारा जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट्स चेक करती है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं, यूएस में जो आपकी कोर्ट्स है वो पार्डन को भी रिव्यू कर सकती है इन केस ऑफ सस्पेक्टेड करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर। लिमिटेशंस क्या, दोनों प्रेसिडेंट में कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऐसा है कि अगर किसी को पार्लियामेंट ने इम्पीच करा है हमारी कंट्री में, तो प्रेसिडेंट उनको फिर पार्डन नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट हुआ है तो देन देयर इज नो पार्डनिंग। और अगर यूएसए की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड एंड कन्विक्टेड बाय द कांग्रेस। तो ये थोड़ा सा सिमिलर आपको देखने को मिलता है। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो बने हैं 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसा होता है, तो जो भी सीनियर मोस्ट आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जनरली उनको हम इस पोजीशन के लिए कंसीडर करते हैं। और नॉर्मल ट्रेंड ये है कि जो आपके करंट सीजेआई है वो रिकमेंड करके जाते हैं कि मेरे जाने के बाद ये जो बंदा है वो बन सकता है। तो इससे पहले जो चंद्रचूड़ जी थे वो प्रोबेबली संजीव खन्ना जी को रिकमेंड करके गए थे। हालांकि हमेशा ही सीनियर मोस्ट जज बने ऐसा नहीं है, बिकॉज ये कन्वेक्शन 3 बार ब्रीच भी किया गया है। अब देखो, ये जो सीजेआई होते हैं ना, ये रिकमेंड करते हैं कि भाई ये फलाना बंदा चीफ जस्टिस बनना चाहिए। उस रिकमेंडेशन को जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस कंपनी अफेयर्स हैं वो देखते हैं और उस रिकमेंडेशन को फिर पीएम को सेंड करते हैं। देन पीएम हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई ठीक है इनका अपॉइंटमेंट कर दो। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड दे विल होल्ड द ऑफिस अंटिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर। अब सीजेआई का क्या रोल है, तो भाई ऑब्वियसली ही इज द फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स। रहते तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही है ना, तो लेकिन हेड ऑफ जुडिशरी है और लीडरशिप पोजीशन भी उनके पास है, पर वो किसी और जुडिशियल अथॉरिटी के सुपीरियर नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो उनके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, रहेंगे इक्वली। हाउएवर सीजेआई जो है वो एक तरह से लीडर होते हैं। ही इज द मास्टर, ही और शी इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो इनके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्रिएट करने की, केसेस को हियर करने के लिए। तो जैसे आपने सुना होगा ना 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 6 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी होती है इसको कौन बनाता है, तो हमारे सीजीआई के पास में एक्सक्लूसिव पावर होता है। ही इज द हेड ऑफ द कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट होते हैं जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट होती है हायर जुडिशरी में, उसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको लीड कौन करते हैं, तो ऑफकोर्स सीजीआई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट में भी सीजीआई का अच्छा खासा रोल होता है। कोलेजियम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जजेस केस आता है, मेनली 3 जजेस केस आता है। जजेस केस 1, सेकंड जजेस केस, देन थर्ड जजेस केस, जो कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, 1981, 1993, 1998। तो सीधे सीधे से बात ये निकल के आई कि भाई जितना भी जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस रहेंगे वो एक कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होंगे। कोलेजियम सिस्टम का मतलब है प्रेसिडेंट विल कंसल्ट चीफ जस्टिस एंड ऑल्सो फॉर अदर सीनियर मोस्ट जजेस। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट है वो तो ठीक है, ही विल बी कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फॉर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम होता है जिसमें जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो रहते हैं, साथ ही 2 सीनियर मोस्ट जजेस कंसर्निंग दैट हाई कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी कोलेजियम होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था आपको, जजेस केस हुआ था, तो फर्स्ट जजेस केस, जिसको आप एसपी गुप्ता के नाम से भी जानते हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन देते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज, इट कैन बी रिफ्यूज्ड ऑल्सो। पुराने केस में ये इंटरप्रिटेशन लिया। सेकंड जब केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है कि सीजेआई को 2 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करना जरूरी है, अपनी मर्जी से वो किसी का नाम रिकमेंड नहीं कर सकते। फाइनली थर्ड जजेस केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीजीआई शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस, एंड उसके बाद ही वो अपना एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि किसको जुडिशरी में अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। देन यहाँ पे आता है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। तो रिसेंटली आपके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनको इम्पीच करने का एक मोशन राज्यसभा में सबमिट हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए इम्पीचमेंट मोशन या फिर रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है वो रिवाइज करना ज़रूरी है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये दोनों आप पढ़ेंगे। रिमूवल के लिए आपके पास जजेस के लिए स्पेशली एक्ट भी आता है, इसको आप अपने नोट से या लक्ष्मीकांत दोनों से पढ़ सकते हैं, बिकॉज रिमूवल हैज़ ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट। जब हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड रीजंस भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली थिंग्स गोज फॉर जजेस एज वेल। तो अब बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इम्पीचमेंट प्रोसेस क्यों लाया गया है, ताकि जुडिशरी में जो अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशल इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहे। एंड सिंस इंडिपेंडेंस बहुत सारे ऐसे इम्पीचमेंट मोशन आए हैं, तकरीबन 6 अटेम्प्ट्स किए गए हैं टू इम्पीच अ जज और टू रिमूव अ जज, उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए रहती है। अगर आपको मेजॉरिटी वोट नहीं मिल रहे तो आप किसी को उठा के बाहर नहीं कर सकते जुडिशरी से, एंड मेजॉरिटी वेटिंग में चीज़ें फेल हो जाती हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ जजेस? तो याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी इम्पीचमेंट वर्ड को डिफाइन नहीं करा है, यूज नहीं करा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस विल बी रिमूव्ड और इम्पीच्ड फॉर सो एंड सो रीजन। नहीं, इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, जजेस के लिए यूज नहीं हुआ है। तो आपकी जो आर्टिकल 124 है, इट टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड सिमिलरली आर्टिकल 218 रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ग्राउंड्स क्या दिए गए हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। अगेन टू मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन ग्राउंड्स को डिफाइन नहीं करा है, खाली लिख दिया है इनकेपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अब तुम देखते रहो कि तुम किसको मिसबिहेवियर मान रहे हो और तुम्हारी नजर में क्या इनकेपेसिटी है, मैं नहीं कुछ डिफाइन कर रहा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना लिख के हो गया, ठीक है, बना दिया, लेकिन एक प्रोसेस होगा ना कि कैसे कैसे मोशन लाओगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उसी के लिए एक एक्ट लाया गया है जो कि है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इस पे यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी का सवाल ऑलरेडी बना है कि जब जो आपका रिमूवल ऑफ जज का जो मोशन है वो दायर होता है, तो आपके स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि उस मोशन को कंसिडरेशन में लेना है कि नहीं लेना है। स्पीकर मतलब जो भी हेड है, लोकसभा में है तो स्पीकर है, राज्यसभा में है तो आपके जो चेयरपर्सन होते हैं वो डिसाइड करते हैं। एंड देन वो नियरली 3 मेंबर्स की एक इंक्वायरी कमेटी बैठाते हैं, उससे फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मोशन एडमिट कर लेते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होते हैं, देन फिर वो 3 मेंबर कमेटी को रेफर किया जाता है। उस 3 मेंबर कमेटी में जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकते हैं। ये जो पूरी कमेटी है ना जो बनी है, ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है कि भाई जो चार्जेस लगे हैं ये मतलब जज पे वो सही है नहीं है, क्या भी जो भी एविडेंस है वो रिपोर्ट सबमिट करती है स्पीकर को या चेयरमैन जहाँ पे भी मोशन लगा हुआ है, फाइंडिंग्स के साथ। उसके बाद जो स्पीकर और चेयरमैन है वो उस रिपोर्ट को हाउस के सामने पब्लिश करते हैं, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। अगर कमेटी को लगता है कि जो जज हैं वो गिल्टी है, तो फिर वो जो रिपोर्ट है वो हाउस में अडॉप्ट की जाती है, एंड देन उस पर पूरा डिबेट होगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग के लिए दोनों ही हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। ये स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 members present and voting and a majority of total membership। आपको अगर मेजॉरिटीज में कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लेना। सिंपल मेजॉरिटी होती है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि भाई ठीक है 100 लोग प्रेजेंट है तो इसमें से अगर 2/3 लोगों ने भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वोट कर दिया तो पास हो जाएगी। जब मैं स्पेशल मेजॉरिटी बोलती हूँ ना, तो मेरा कहना है कि अगर टोटल मेंबरशिप 300 है तो मेरे को इसका 2/3 भी चाहिए,
प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का भी 2/3 चाहिए, तभी तुम मेरे को रिमूव कर पाओगे। तो वो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी होती है। और एक बार मेजॉरिटी हो गई उसके बाद प्रेसिडेंट का भी जो अप्रूवल है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही जो वो मोशन है वो फाइनल अप्रूव होता है। ठीक है। एडहॉक जजेस, तो भाई टेम्पररीली जो आपके रिटायर्ड जजेस हैं ना, उनका एडहॉक बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। जब कभी कभी बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है जुडिशरी में, तब ये करते हैं। यूजुअली जो आर्टिकल 22(4)A है वो कहता है कि अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चाहें तो प्रेसिडेंट की कंसेंट ले करके जो हाईकोर्ट के जज हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर हिज रिटायरमेंट कि प्लीज़ एक्ट एज जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर सर्टन पीरियड फॉर डीलिंग सो एंड सो केसेस। ठीक है। आर्टिकल 127 इसी तरह के अपॉइंटमेंट के सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड डील करता है, अगर कोरम मेट नहीं होता है तो। जितने जजेस चाहिए उतने अगर नहीं है, XYZ रीजन से वो जज एब्सेंट है, नहीं अपॉइंटमेंट कुछ भी, तो उसमें फिर आपके रिटायर्ड जजेस को टेम्पररी पीरियड के लिए बुलाया जाता है। प्रिजन रिफॉर्म, तो आपका एक मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 का, जिसके हिसाब से जो हमारे स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रिजन्स हैं वो अपने प्रिजन्स को क्या कहते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को बनाते हैं। उसी को अमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, एंड इट इज़ इन कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। मैंने आपको ये अभी तक में 3 बार पढ़ा दिया है। कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी जिनका ऐसा मानना था कि आपके जो प्रिजन है उनके अंदर में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रिजनर्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या सांथा वाले केस में ये ऑर्डर दिया था कि हमें प्रिजनर्स के साथ ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इनसाइड द प्रिजन उसको रोकना होगा। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए भी हमें प्रिजन मैनुअल में पूरी डेफिनेशंस वगैरह इंक्लूड करनी होगी। हैबिचुअल ऑफेंडर्स मतलब कि ऐसे लोग जो बार बार जिनको मल्टीपल टाइम्स जो है जेल की सज़ा मिल चुकी है, विदिन 5 ईयर्स अगर मान लो 3-4 बार जेल जा चुके हैं, मतलब ससुराल ही मान लिया उन्होंने जेल को, तो उस तरह के जो लोग हैं वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स में आ जाते हैं। अब देखो ये जो प्रिजन मैनुअल है उसमें कुछ की चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो इसमें प्रिजन अथॉरिटीज़ को बोला गया है कि भाई आपको इंश्योर करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली कि प्रिजनर्स के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, खासकर कास्ट बेस्ड उनको सेग्रीगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्लासीफाई नहीं किया जाना चाहिए। जो भी ड्यूटीज़ एंड वर्क ऑफ आप प्रिजन इनमेट्स को एलोकेट करते हैं उसमें कास्ट बेस्ड एलोकेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देयर इज़ अ प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो मैंने बोला ना, तो अगर आपको प्रिजन के अंदर भी अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग करानी है तो वो ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे कास्ट वाले बंदे को बोलें कि भाई तेरा तो काम है तू कर ले मैनुअल स्कैवेंजिंग, नहीं, ये नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोहिबिशन है इट हैज़ बाइंडिंग इफेक्ट इन द प्रिजन्स एज वेल, तो आप प्रिजन में भी किसी को ये काम करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। इंडिया में प्रिजन्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से जो आपका प्रिजन है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है। आप 7th शेड्यूल में अगर देखेंगे तो प्रिजन या जो पर्सन जिनको आपने डिटेन करके रखा हुआ है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट रिस्पेक्टिव लॉ बना के रखता है उसको किस तरह से कैसे डील करना है। एंड इसका गवर्नेंस जो होता है वो होता है बाय प्रिजन एक्ट 1894, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी प्रिजन मैनुअल्स होती हैं। अब ये जो प्रिजन एक्ट 1894 है ऑब्वियसली ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है जो इंडिया में जितने भी प्रिजन्स हैं उसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करता है, और समय समय पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो मॉडल प्रिजन मैनुअल भी बनाती है। एंड ये इतना पुराना रिडंडेंट ब्रिटिश के टाइम का एक्ट है, तो इसको हटाने के लिए हमने मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 भी प्रिपेयर किया हुआ है। और इसमें जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस थे आपके प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजन एक्ट 1900 एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 सबको रिव्यू करके एसिमुलेट किया गया है इस मॉडल प्रिजन एक्ट में। प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज़ आई हैं, जैसे कृष्णा अय्यर कमेटी, अमिताभ रॉय कमेटी, सर एलेक्जेंडर कार्डिव कमेटी, मुल्ला कमेटी। तो आपका ये जो मॉडल प्रिजन एक्ट आया है 2023 का, इसमें परोल पे ग्रांट होने की प्रोविजन आई है, फरलॉग पे प्रोविजन आई है। इसके अलावा आपके जो प्रिजनर्स हैं उनके रेमिशंस के लिए भी आई है कि अगर किसी प्रिजनर का गुड कंडक्ट है तो उनको पेरोल पे जो है छुट्टी मिल सकती है, फरलॉग पे मिल सकती है, रेमिशन भी मिल सकता है। तो पेरोल क्या होता है, आपका जो स्पेसिफिक पीरियड है उसके सेंटेंस को हम सस्पेंड कर देते हैं और कंडीशनली उसको रिलीज कर देते हैं परोल पे बाहर, कि भाई मान लो तुम्हारा 7 साल का ये है क्या कहते हैं जेल का पीरियड है,
तो उसमें से कुछ टाइम के लिए आपका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करके कंडीशनली रिलीज कर दिया जाता है। जैसे जब संजय दत्त जेल में थे, आपने सुना होगा, बीच में पैरोल पे बाहर निकले थे, तो वही था, जब गुड कंडक्ट होता है विद इन द जेल तो उनको कई बार पैरोल पे छोड़ा जाता है। याद रखेंगे, पैरोल कोई राइट नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। अगर सरकार को लगेगा तो पैरोल पे छोड़ सकती, नहीं लगेगा तो नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे कि भाई मैंने तो गुड कंडक्ट किया, तुम मेरे को नहीं छोड़ रहे पैरोल पे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी याद रखेंगे कि अगर कोई प्रिजनर्स मल्टीपल मर्डर्स के लिए कन्विक्टेड है या फिर टेररिज्म चीज़ के लिए है या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी के हैं, देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पैरोल, क्योंकि वो बाहर निकल के फिर से वही कांड कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। तो जो नॉर्मल क्राइम्स में कन्विक्ट हुए हैं उनके लिए होता है। फरलोग की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है ना, अब 14 साल 20 साल ऐसे टाइप के, उन लोगों को जो फरलोग हैं वो ग्रांट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये रिडक्शन ऑफ हिज सेंटेंस है कि थोड़ा पहले छोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर गुड कंडक्ट। अच्छा, बेटर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए विमेन एंड ट्रांसजेंडर जो इनमेट्स हैं उनके सेपरेट अकोमोडेशन की बात की गई है। विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद कोर्ट्स के प्रोविजंस यहाँ पे लाए गए हैं। अब देखो, याद रखो कि जो ये प्रिजनर्स होते हैं इनके भी अपने कुछ अधिकार हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कि जो प्रिजनर्स हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो अगर कोई पर्सन है वो कन्विक्ट हो चुका है, मतलब उस पर ये हो चुका है जाहिर कि इसी ने कांड किया था, और अगर उसको 2 साल तक की सज़ा हो गई है तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। इवन इफ ऐसा पर्सन अगर बेल पे रिहा है तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल की सज़ा उसको हुई हुई है। इसके अलावा क्या राइट्स हैं प्रिजनर्स के पास? तो जो प्रिजनर्स प्रिजन में कन्फाइंड होते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं, खासकर ऐसे पर्सन जिनको खासकर जो लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस में है और इनका कन्विक्शन हो गया है कि भाई इन्होंने कांड करा है, या फिर अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पुलिस ने अरेस्ट करके रखा है तो फिर वो वोट कर सकता है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में सबूत नहीं होते, आप शक के बिना पे अक्सर गिरफ्तार करते हो। तो याद आना चाहिए आपको इससे कि हमारे यहाँ पे 2 तरीके की डिटेंशन है, एक तो प्यूनिटिव है, दूसरा प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से कई दफ़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आपको रिवाइज करना रहेगा। प्रिजन राइट से रिलेटेड 2 जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं। प्रेम शंकर का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पर्सन के लिम्स को चेन से बांधना कोई कंपल्सिव नीड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा केस है शीला बार से, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि जो विमेन प्रिजनर्स हैं उनके साथ में जो जेल में वायलेंस होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे जजमेंट दिया गया था। ठीक है, फिर आपके पास है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। तो आपका जो 3 लॉज इंटीग्रेट किए गए हैं, जैसे आपका CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, उसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को बोला है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, उसने ये पूरी चीज़ कॉन्सेप्चुलाइज की थी कि हमें जो पूरा अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इंटरऑपरेबल बनाना चाहिए, ताकि जो इंफॉर्मेशन डेटा शेयरिंग है वो सीमलेस हो सके अक्रॉस डिफरेंट पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसका फोकस क्या है? तो ये जो हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है उसको कोर्ट और प्रिजन के डेटाबेस के साथ में इंटीग्रेट करना। देखो अभी क्या होता है, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट अलग से आएगी, पुलिस वेट कर रही होती है, पहले रिपोर्ट आती है, पुलिस के पास आती है, फिर पुलिस उसको जाके कोर्ट में सबमिट करती है, बीच में से रिपोर्ट गायब करके बंदे चेंज करवा देते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब हम उन सभी को क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे मान लो कोई केस फॉरेंसिक में गया हुआ है, ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चली, वो जो रिपोर्ट आएगी वो तुरंत ही डेटाबेस में अपलोड होगी, और जब वो डेटाबेस में अपलोड होगी तो उसका एक्सेस पुलिस वालों को भी रहेगा, आपके जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मेरा मतलब है वकील हैं, उनको भी रहेगा, कोर्ट को भी रहेगा। ये फिंगरप्रिंट्स, प्रोसिक्यूशंस, तो कहने का मतलब है सारे लोग इंटीग्रेटेड तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे अक्रॉस ऑल दी पिलर्स द एम इज टू अचीव वन डेटा वंस एंट्री। एक बार एंट्री कर दिया ना, सबके पास डेटा पहुंच जाएगा। तो ये जो आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो ऑब्वियसली आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो करता है इन एसोसिएशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। फेज़ 1 2018 में आया, फेज़ जो 2 है 2023 से 25 तक के लिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हैविंग सेड दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप NCRB की जितनी रिपोर्ट्स आते हैं कम से कम उसकी नाम याद रख लें कि कौन कौन से आंकड़े, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स आपका जारी होता है, क्राइम रिपोर्ट मतलब, तो एक बार उन पर सरसरी निगाह आप डाल लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
इसके अलावा भी हमने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं ताकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कर सकें, इसको बेहतर बनाने के लिए। जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो फिलहाल फर्स्ट फेज़ में 8 सिटीज़ में लाया गया है स्मार्ट पुलिसिंग करने के लिए। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ डीएनए एनालिसिस यूनिट इन दी सेंट्रल एंड स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। वैसे आज भी हमारे यहाँ की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बहुत कम है, जो है वो खस्ता हालात में है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन, पुलिस स्टेशन में पूरा जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसका फेज 3 चल रहा है, उसका अप्रूवल हुआ है। तो ई कोर्ट्स की अगर हम बात करें ना, तो 2007 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो ई कोर्ट जो तुम्हारा फेज 3 है ये अभी 4 साल के लिए अप्रूव किया गया है। इसका एम क्या है, तो मैक्सिमाइजिंग ईज ऑफ जस्टिस बाय मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल ऑनलाइन पेपरलेस कोर्ट्स थ्रू डिजिटलाइजेशन ऑफ एंटायर कोर्ट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे सारे कोर्ट रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर द जुडिशरी। इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो हाई कोर्ट्स कर रहे हैं। फंड रिलीज कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ई कमेटी ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉलिसी प्लानिंग, डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। फेज 3 के जो ई कोर्ट्स हैं उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं, जिसमें आपको पहला कंपोनेंट मिलता है S3 वास्ट प्लेटफॉर्म, यानी सपोर्ट सिक्योर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एक्सेस ई सेवा केंद्र। तो यूज़र को इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ऑफर करता है। क्लास सिस्टम है जो आपके कोर्ट रूम्स में ना ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग फैसिलिटेट करता है। स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन, तो जितने भी आपके फिजिकल रिकॉर्ड्स अभी तक जुडिशरी में है उसको स्कैन करके ऑब्वियसली डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ये एक पूरा प्रोसेस है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी चीज़ें डिजिटलाइज करेंगे तो कहीं तो भी इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो क्लाउड में स्टोर रहेगा। ऐसे ही वर्चुअल कोर्ट्स हैं, यानी कि जो आपके रिमोट कोर्ट प्रोसीडिंग्स है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो भी इनेबल की जा रही हैं। ये अभी तक में 6वीं या 7वीं बार होगा जो मैं आपको इलेक्शन कमीशन पढ़ा रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिश हुए 75 ईयर्स हो गए हैं बेटा, मैं इसको रिपीट बिल्कुल नहीं करूँगी। इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ लेना है, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसमें इसी के साथ साथ आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी रिवाइज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स हैं उनको रिवाइज करेंगे और उसके जो फंक्शंस हैं उसको रिवाइज करेंगे। जैसे कि की रोल में आप जानते हैं इलेक्शन करवाता है ये लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल प्रोसेस है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल प्रोसेस के सिमिलर है। बाकी 2 जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका रिमूवल होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फंक्शंस क्या क्या है, तो ऑब्वियसली अगर कोई कैंडिडेट अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस टाइमली नहीं जमा कर पाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करना, फेयर इलेक्शंस करवाना। इसके अलावा पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशंस के मैटर पे जुडिशरी को एडवाइस करना। और एक और चीज़ है कि एक नया एक्ट आया है, इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023। तो देखो ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं ना, उससे रिलेटेड हमारे पास 1991 का एक पुराना एक्ट हुआ करता था, उसी एक्ट को रिप्लेस करके ये लाया गया है। जिसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट इस बार आई है वो आपको ऐड करना है। पहले आपके पास सिर्फ एक सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी जिसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या करते थे, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे, बट इस बार सर्च कमेटी को भी डाला गया है। कहने का मेरा मतलब है कि जब ये मुद्दा आएगा कि हमें कोई तो भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है तो सर्च कमेटी पहले बैठेगी और सर्च कमेटी 5 लोगों के नाम की लिस्ट बनाएगी कि भाई ये जो 5 लोग हैं ये एलिजिबल हैं टू बिकम द इलेक्शन कमिश्नर्स। इस कमेटी में कौन रहेगा, तो इट विल बी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और इसमें 2 अदर मेंबर्स रहेंगे ऑफ सेक्रेटरी रैंक या हायर। इन लोग 5 लोगों के नाम की लिस्ट बना करके सिलेक्शन कमेटी को देंगे एंड देन सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी। सिलेक्शन कमेटी में ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर होंगे एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड by Prime Minister and then they will recommend the eligible candidates to the President for the appointment. टेन्योर टर्म वही रखा गया है 6 साल, 65 जो भी अर्लियर हो जाएगा। ये मैंने अभी के ही वीकली करंट अफेयर्स में भी आपको कवर कराया था। रेजिग्नेशन रिमूवल बता चुकी हूँ, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह है। बाकी के जो 2 हैं दे रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ द CEC फॉर द रिमूवल पर्पस। और इन 75 सालों
में कुछ इलेक्शन कमीशन ने की इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे ईवीएम इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर आपके पास सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन पार्टिसिपेशन ऐप लाया गया है, सी विजिल भी है ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर कोई वायलेशन है तो सिटीजन रिपोर्ट कर सकें, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन है, फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का भी एक फाउंडिंग मेंबर है, और इसके अलावा हमने वो वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल ऑडिट भी इंट्रोड्यूस की थी। इसी के साथ साथ आप ये भी पढ़ लेंगे कि किस बेसिस पे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है, बिकॉज इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट पीएससीज पे तो बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी भी पूछ सकती है, यू नेवर नो। और जो आपकी नेशनल पार्टीज हैं वो कौन कौन सी है ये आप रिवाइज कर सकते हैं। बेटा फैक्चुअल है, पर कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चन भी हम ये सोच के चल देते हैं कि नहीं आएगा और वो आ जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। एनजीओज की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंस्ट्रक्शन किया है कि ऐसे जितने भी एनजीओज हैं जो फकरा एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनको अगर उनके ऑफिस बियरर या मेंबर में किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि एनजीओ भारी भरकम मात्रा में डोनेशंस रिसीव करते हैं। कई दफ़ा हो सकता है कि ये जो डोनेशंस है वो किसी और पर्पज़ के लिए रिसीव की जा रही होगी, या फिर इस डोनेशंस का कुछ इलीगल यूज़ हो जा रहा होगा, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रोकने के लिए ये जो चीज़ है ये लाई गई है। अब इंडिया में जो एनजीओ का अगर रेगुलेशन हम देखना चाहें तो एनजीओ जैसे कि आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए काम कर रही होती है, जैसे सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन या डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं। तो एनजीओज इंडिया में यूजुअली या तो सोसाइटी के तौर पे फॉर्म होंगे तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में आएंगे, ट्रस्ट के तौर पे अगर फॉर्म होते हैं तो प्राइवेट ट्रस्ट हो सकते हैं, पब्लिक ट्रस्ट हो सकते हैं, कभी कभी चैरिटेबल कंपनीज के तौर पे भी इनका फॉर्मेशन होता है एज पर दी सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है एनजीओ से रिलेटेड, जैसे 7th शेड्यूल की मैं बात करूं तो आपका जो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रस्ट है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी में आपके पास राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है, तो एनजीओ भी एक तरह का एसोसिएशन और यूनियन ही होता है। ऐसे एनजीओज जिनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन या डोनेशन आता है, दे हैव टू मैंडेटरीली ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ फकरा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपका ये जो फकरा का एक्ट है 2010 का, उसके अंदर एनजीओज के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं कि जो भी एनजीओज में फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ये रिफ्लक्स आता है, या फिर अगर इंडिविजुअल्स को कोई फंड दिया जाता है, तो जितने भी एनजीओज में वो फकरा के अंदर ही रेगुलेट होते हैं। और इस फॉरेन फंडिंग का जो यूसेज है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा है कि आप किस किस पर्पस के लिए इस फॉरेन से मिली हुई फंडिंग को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको यूज करके टेररिज्म को पनाह दे दें और हमारी कंट्री का जो पूरा सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है, वो थ्रेट पे आ जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली एनजीओज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे फंड्स के प्रोविजंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अपनी स्कीम है। अब ये जो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एनजीओ है, ये आपके मेंस का पार्ट है, ये प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछा जाएगा। एंड आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि मेंस के लिए क्या आप पढ़ सकते हो और प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ सकते हो। अगेन टू से बेटा, एक बहुत अच्छी चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक को ओवरलुक नहीं करना है। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 50 से 60% मार्क्स ही स्कोर करने हैं, पूरा पीएचडी नहीं कर लेना है उसमें। और आपको पता होना चाहिए कि आज भी आपका 45 से 55% जो क्वेश्चन आता है वो आपके स्टैटिक पोर्शन से ही आता है, तो इसको नहीं ओवरलुक करेंगे। मैं ऐसा हमेशा इसलिए बोलती हूँ बिकॉज करंट अफेयर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यू नेवर नो कि आप 1000 पेज की बुकलेट भी पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता है, कोई भी कोचिंग नहीं दे सकता है। और अगर वो बोल रहे हैं ना तो किसी साल उनका आ जाएगा तो अगले साल यूपीएससी खुद दिखा देता है कि बेटा मैं यूपीएससी हूँ, तो आप ऐसे रिलाय मत करना। एंड देर आर वेरी हैक्स की इस तरह से याद करो, निमोनिक बना लो। अरे कितनी चीज़ों का निमोनिक बनाओगे यार, 100 चीज़ों को याद करने के लिए निमोनिक बनाओगे, फिर वो निमोनिक को याद रखने के लिए निमोनिक बनाओगे। इट डजंट वर्क दैट वे। हर चीज़ के लिए आप शॉर्टकट्स नहीं अपना सकते हो। यूपीएससी खुद ही अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है, एंड देन एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट द करंट अफेयर्स, इट इज़ सच अ वास्ट एरिया दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस। आप पढ़ो, याद रहता है, अच्छी बात है, लेकिन अपने जो स्टैटिक की पकड़ है प्लीज़ उसको स्ट्रॉन्ग करो। और जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसमें से बेसिक इन्फॉर्मेशन को खोजने की कोशिश करो। किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता है तो पहले जाके विकीपीडिया पे पढ़ लो, क्योंकि विकीपीडिया का जो स्टार्टिंग का जो 1 पैराग्राफ रहता है दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हुए भी आपको दिख जाते हैं। जनरल नॉलेज, नॉट जबरन नॉलेज, अगेन जस्ट टू मेंशन दिस। गवर्नेंस एंड एआई, दरअसल इंडिया का फर्स्ट जो एआई डेटा बैंक है, वो अब रिसर्चर और स्टार्टअप्स को, डेवलपर्स को इनोवेशन ऑफर करने वाला है।
तो देखो एआई के पास बहुत सारी पोटेंशियल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एरिया है जहाँ पे आप एआई को यूज़ नहीं कर सकते। आप एआई को मैक्सिमम जगह पे यूज़ करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। इवन छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, चैट जीपीटी ही देख लो, आप उसका यूज़ करके बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो अपने फ़ायदे की, जो आपको आगे जाके हेल्प करेंगी ना। एआई को अगर हम गवर्नेंस में यूज़ करेंगे तो आप एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी जो है उसने 31 मेटा डेटा एलिमेंट्स को की पूरी लिस्ट बनाई है, जिसमें पूरा टैग किया है उसने एक रिपॉजिटरी में। एग्रीकल्चर के लिए पेस्ट सर्विलेंस के लिए आप मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे हो। भाषिनी हमारा जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट सर्विसेज को रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आपके जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए एआई का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। जुडिशियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो लैंग्वेज बैरियर्स को थोड़ा ना ब्रिज कर रहा है। इसमें एआई बेस्ड ट्रांसलेशन होता है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वी हैव राहत ऐप, एंड ये जो राहत ऐप है वो एकदम अच्छे टाइम पे आपके नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करता है, खासकर फ्लड्स वगैरह को, ताकि अर्ली वार्निंग्स हम प्रोवाइड करके जो डैमेजेस हैं उसको बचा सकते हैं। क्या इनिशिएटिव लिए हैं हमने एआई को प्रमोट करने के लिए? तो नीति आयोग का हैशटैग एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी है, जो फोकस कर रहा है कि एआई को हम जितने ज़्यादा सेक्टर में यूटिलाइज कर सकें, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इंडिया का अपना एआई प्रोग्राम है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, ये भी मैंने अभी आपको काफ़ी डिटेल में कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट कराया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई एंड स्किल डेवलपमेंट। देन यू हैव सोवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया खुद का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो क्या है, अभी जैसे चैट जीपीटी बना है या किसी और का बना है, तो आपको पता होगा कि जो एआई है इसको हम बनाते कैसे हैं। इसमें हम डेटा सेट फीड करते हैं ना, इसी डेटा के हिसाब से ये चीज़ें लर्न करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हम सब इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो हमें इंडियन कल्चर हमारे अंदर पे इनहेरिट हुआ है। हमें हिंदी भाषा बोलना बहुत अच्छे से आ जाता है, हम इंडियन की चीज़ों को समझ पाते हैं। अब जब हम यहाँ को छोड़ कि अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री चले जाएं तो वहां पे हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होती हैं। वही चीज एआई के साथ भी होता है कि जैसे जो एआई है, मान लो यूएसए में अगर बना है, तो इसमें जो डेटा सेट इसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज हुआ है वो यूएसए के कंट्री के साथ पर्टेन करता है। तो जब उसको हम अपनी कंट्री में यूज करते हैं तो कई बार आपको चीजें गड़बड़ देखने को मिलती हैं। तो इंडिया का जो सोवरन एआई रहेगा ना, ये हमारे नेशन की एबिलिटी को दिखाएगा कि भाई हम इंडिपेंडेंटली भी एआई टेक्नोलॉजीज को बना सकते हैं, और इस एआई के थ्रू हम अपनी कंट्री से रिलेटेड जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हैं उसको फिर ठीक कर सकते हैं, उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यू हैव कोऑपरेटिव्स। तो आपके जो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड प्राइम मिनिस्टर है, इन लोगों ने इनागोरेट किया है। सन 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित किया। आपको पता होगा कुछ साल पहले हमने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, है ना। तो अब इस बार कोऑपरेटिव्स के रोल को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, कोऑपरेटिव्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो आपके यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उन्होंने जून 2024 में प्रोक्लेम किया कि भाई जो 2025 है इट विल बी यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी चीज़ का अगर डे मनाया जाता है तो मैंने आपको बताया है कि वो मनाया ही इसलिए जाता है कि उस चीज़ के बारे में हम अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सकें, उस चीज़ को थोड़ा और ग्रो करने में, बूस्ट करने में हम हेल्प कर सकें। पॉलिसी एडवोकेट एंड इंस्पायर लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन। इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो आपकी कमिटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव होता क्या है, तो सिंपल सा समझो कि कुछ लोग कॉमन, जिनका एक वॉलंटरी ग्रुप होता है, जिनका एक कॉमन पर्पस होता है, साथ में वो आकर के काम करते हैं अपनी कॉमन नीड्स के लिए। से फॉर एग्जांपल 150-200 लोग साथ में आए और उन्होंने एक हाउसिंग के लिए कुछ एक कोऑपरेटिव खोल लिया, या लेट्स से डेयरी के लिए खोल रहे हैं। अमूल ऑल्सो इज अ कोऑपरेटिव, राइट। व्हाइट रिवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं कि कोऑपरेटिव्स का भारी भरकम रोल आपको देखने को मिलता है। तो आपके जो कोऑपरेटिव्स हैं
वो अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं और उनका मेजॉरिटी फोकस क्या होता है, तो सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन की इंटरेस्ट की नीड है उसको मीट करना थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड। और इन लोग ऑब्वियसली अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है, जो पूरा एक रिसोर्स का पूल है, जैसे 100-150 लोग हैं तो आपस में मिलकर वो पूरी जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या कहते हैं एक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए फिर काम करते हैं। और कोऑपरेटिव्स मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनली भी अगर देखेंगे तो 1895 में ईवी नियले एंड एडवर्ड ओवन ग्रीनिंग ने एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को फॉर्म किया था, जो ग्लोबल एनजीओ है विच प्रमोट्स वर्कर कोऑपरेशन। एंड 2024 में पहली बार इंडिया ने इसी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको होस्ट किया था, जिसका थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। और ये इंडिया के विजन के साथ भी अलाइन करता है, सहकार से समृद्धि। इंडिया में कोऑपरेटिव्स की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1904 में आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का एक्ट आया था। करेंटली आप देखोगे तो दुनिया भर में जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उसका 27% तो इंडिया में ही है, एंड 20% इंडियंस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कोऑपरेटिव्स। लीडिंग में सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव्स हैं, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, तो आपको पता होगा 97th अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया कि आप जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1C है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया, राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन है, उसमें कोऑपरेटिव्स भी है। आर्टिकल 43B जो है वो भी कोऑपरेटिव को प्रमोट करने की बात करता है, एंड न्यू पार्ट 9B भी ऐड किया गया। गवर्नेंस की बात करेंगे तो अगर वैसे तो देखा जाए तो आपका जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है वो एंट्री 44 में फॉल्ट करता है, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्या, एक ऐसा कोऑपरेटिव है जिसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो एक स्टेट से ज़्यादा में है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होता है। और अगर कोई कोऑपरेटिव है जो किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में काम करता है तो उस स्टेट का जो कोऑपरेटिव्स का लॉ है, एक्ट है, वो उसको गवर्न करेगा। जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव का बता चुकी हूँ मैं, स्टेट के रिस्पेक्टिव एक्ट्स होते हैं। क्या की इनिशिएटिव है आपके कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो 1963 का पुराना आपका नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में ही बना है। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी भी है हमारी। लीगल गवर्नेंस में आपके पास 2 एक्ट आते हैं, एक तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, इसके अलावा बाय लॉज भी हैं फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपके पास पायलट प्रोजेक्ट पे हमने जो आपकी ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है इनके गोडाउन को और इम्प्रूवमेंट करने की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान क्रिएट करने की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपका मार्गदर्शिका प्लान है जिसमें हमारा एम क्या है, तो 2 लाख न्यू आपकी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, डेयरी है, फिशरी कोऑपरेटिव है, वो एस्टैब्लिश करना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वाइट रिवोल्यूशन 2.0। इसके अलावा आपका टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस है, तो अक्रॉस स्टेट्स जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनके डेटा यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। देन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, विच इज़ NUCFDC। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉर कोऑपरेशन अमॉन्ग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो कोऑपरेटिव से रिलेटेड आपको जो याद करना है वो आपका 97th अमेंडमेंट है। और इसके अलावा आप याद करेंगे कि कोऑपरेटिव्स में मेंबर्स का क्या सीन रहता है, जो बोर्ड होता है, जो मेंबर्स होता है उनका क्या सीन है, इसका रेगुलेशन कैसा होता है, क्योंकि ये ड्यूअल रेगुलेशन है। इसको RBI भी रेगुलेट करती है और ये जो डिफरेंट लॉज हैं, चाहे तो मल्टी स्टेट लॉ या स्टेट लॉ, उससे भी गवर्न होता है। तो इसके डिसएडवांटेज में हम एक बार बताते भी हैं कि ये ड्यूअल रेगुलेशन होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। पास आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक रिपोर्ट आई थी, RBI ने रिलीज करी है, ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। पिछले 2 सालों में आपका जो पंचायत्स हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आई हैं। सो फॉर नाउ यू टू रिवाइज इज पॉलिटी सेक्शन में जाकर आप 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिवाइज करके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इनके लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है क्या, आखिर इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार
अगर पढ़ा चुकी हूँ कि आज भी ये पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल गया है, लेकिन जो असली पावर है वो स्टेट्स के हाथ में है, क्योंकि स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई आपकी जितनी मर्जी है आप उतने पावर्स इनको अलॉट कीजिए। तो स्टेट अगर इनको ज़्यादा पावर एलोकेट नहीं करता तो ये वैसे भी काम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। आप खुद ही सोचिए ना, आपने मान लीजिए एक बॉडी बना करके रख दी, उस बॉडी को अगर आप कोई ऑटोनॉमी नहीं देते, कोई पावर नहीं देते, तो बॉडी काम ही क्या कर लेगी। जैसे घर पे रहते हैं तो हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास कोई अथॉरिटी होती है क्या, कोई पावर होता है क्या? नहीं, जो पापा बोलेंगे वो हो जाएगा, जो मम्मी बोलेंगी वो हो जाएगी। तो हम तो वहाँ पे है ज़रूर उस फैमिली में, लेकिन सुनता कौन है, ये वाली बात है। तो वैसे ही पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास होता है कि हैं हमारे यहाँ पे पंचायत, बट देन ग्रेटर पावर रिलाइज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे और उस तरह से इसको प्रीलिम्स में रिवाइज करेंगे। हमेशा याद रखेंगे प्रीलिम्स में आपका जो काम है, जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, तो आपको उस तरह से चीज़ों को याद रखना है। अब वो ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं वो ठीक है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी या पॉलिटी के सेक्शन से तो स्टेटमेंट उतने बड़े बड़े नहीं आते हैं। इंडिया में म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो जितना भी हमारा लैंड एरिया है उसमें जस्ट 3% जो है वो सिटीज़ हैं, बाकी तो ऑब्वियसली उतना नहीं है। एंड दे कंट्रीब्यूट 60% ऑफ आवर कंट्रीज जीडीपी। 74th अमेंडमेंट आया था जिसमें हमने लोकल गवर्नेंस इन इंडिया को फॉर्मलाइज किया था, प्रोवाइडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल गवर्नमेंट। जैसे ही हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं आपको लॉर्ड रिपन का नाम याद आना चाहिए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बात आती है 1882 के आसपास। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नेंस उससे पहले हमारे यहाँ पे नहीं था। आप चोल एम्पायर पढ़ते हो, चोल डायनेस्टी याद है, जो 2 चीज़ों के लिए, एक्चुअली 3 चीज़ों के लिए बहुत फेमसली जानी जाती है। एक तो अपने लोकल गवर्नेंस के लिए, इसके अलावा दूसरा अपनी नेवल पावर के लिए, और तीसरा अपने यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, जैसे ब्रॉन्ज नटराज की जो इमेज है उसके लिए। मैं यहाँ पे ये मिडिएवल इंडिया के चोल्स की बात कर रही हूँ ना, जिसमें वो राजराज 1 राजेंद्र 1 थे, उनकी बात कर रही हूँ। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे नजर अगर हम डालें तो एंशिएंट इंडिया में आपके ऋग्वेद में हम सभा, समिति, विदत ये सारे को पढ़ते हैं ना, वो क्या थे आपके लोकल सेल्फ यूनिट थे। जो आपके ओल्ड संस्कृत इंस्क्रिप्शन है उसमें आपके जो पंचायतन है उसका मेंशन आपको दिखता है। पंचायतन यानी कि 5 लोगों का एक ग्रुप है, इंक्लूडिंग अ स्पिरिचुअल लीडर। मिडेवल इंडिया में आते आते मुगल्स में आप देखोगे विलेज पंचायत थी, मुकद्दम, मंडल हम पढ़ते हैं। चोल पीरियड अभी ही मैंने आपको बताया, चोल का बहुत फेमस आपका उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपका पूरा विलेज सेल्फ गवर्नेंस जो है अंडर द किंग प्राणटका उसका मेंशन देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंडिया आते आते 1687 पे आपका फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में बनता है। 1870 में लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है फॉर द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, एंड देन ऑफ कोर्स 1882 लॉर्ड रिपन आते हैं जो कि रेजोल्यूशन लाते हैं फॉर प्रमोटिंग सेल्फ गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, और इसको हमारे यहाँ पे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। लोकल गवर्नमेंट का जो पूरा फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे बात म्यूनिसिपैलिटी की कर रही हूँ ना, अब पंचायत के लिए 73rd अमेंडमेंट में है वो अलग है। यहाँ पे क्योंकि हम म्यूनिसिपैलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको जो 74th अमेंडमेंट है उसके हिसाब से 12th शेड्यूल है, उसमें 18 फंक्शंस आउटलाइन किए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है म्यूनिसिपैलिटीज को। अगर उसकी मर्जी होगी कि 18 में से सिर्फ 8 डेलीगेट करेगी तो वो 8 ही डेलीगेट करेगी। तो मैंने इसीलिए बोला स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। बात अगर मैं करूँ रेवेन्यू और फिस्कल पावर्स की आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास, तो आपका आर्टिकल 243X है जो स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अर्बन लोकल बॉडी को ऑथोराइज कर सकता है कि भाई तुम टैक्सेस कलेक्ट कर लो। अगर स्टेट ने ऑथोराइज नहीं किया तो फिर लोकल बॉडी नहीं कर सकती। सो इट कैन ऑथोराइज अर्बन लोकल बॉडीज टू इम्पोज टैक्सेस, ड्यूटीज एंड फीस, जो एक थोड़ा सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेगा फॉर द अर्बन लोकल बॉडी। देन आर्टिकल 243Y है जो कहता है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करे कि किस तरह से जो टैक्सेस हैं, ग्रांट्स है, उसका डिवोल्यूशन होना चाहिए बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटीज। अर्बन लोकल बॉडी के लिए आपके रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, तो भाई कुछ तो उनके खुद की रेवेन्यू है जो वो इधर उधर से टैक्स लेते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आप देते होगे, वाटर टैक्स देते होगे। नॉन रेवेन्यू टैक्स में आपके यूजर चार्जेस हैं, डेवलपमेंटल चार्जेस हैं, जैसे लीज पे कोई उन्होंने वो दे रखा, लैंड दे रखा तो उसका रेंट ले लेते हैं, कुछ रबिश चीज़ों का सेल किया है, वो भी उनकी ओन रिसोर्सेज है। इसके अलावा उनको कुछ जो शेयर है वो असाइन किया जाता है, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स जो पहले लेता था अब तो जीएसटी में है, तो उसका जो कुछ हिस्सा है वो इनको मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स का कुछ हिस्सा इनके साथ शेयर किया जाता है। ग्रांट इन एड्स इनको मिलते हैं, डिफरेंट जो आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सभी के, वहाँ से। इसके अलावा बोरोइंग भी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, या बैंक से आपके जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो लोन भी ले लेते हैं।
ऐसे ही आपका विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव है। कर्मयोगी इनिशिएटिव जो ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने लॉन्च किया है गुड गवर्नेंस डे में, जिसमें हमारे जितनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है, उनको ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है। जैसे ही हम कर्मयोगी बोलते हैं, आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की बात हो रही है, ताकि हम उनकी कॉम्पिटेंस को बढ़ा सकें, उनमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिव जो है गवर्नेंस कर पाएं और प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव रहे। Then you have a telecommunication procedure and safeguard for lawful interception of message। ये अभी पढ़ाया था मैंने आपको जनवरी में। इंटरसेप्शन ऑफ मैसेज मतलब जैसे आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा होगा ना, वो दो लोग बात कर रहे होते हैं और पुलिस बीच में सुन रही होती है। ये दो लोगों के बीच में फ़ोन कॉल चल रही है, फ़ोन टैपिंग हो गई, बीच में पुलिस ने इंटरसेप्ट करके सारी कन्वर्सेशन उनकी सुन ली है। तो ये जो इंटरसेप्शन होता है, क्या ये हमेशा ही अलाउड है? इज़ इट लाइक सो ईजी? तो ऐसा नहीं है एक्चुअली में। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि किसके पास पावर है इंटरसेप्शन के लिए जो ऑर्डर है वो इशू करने का। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट का लेवल है तो स्टेट के जो होम मिनिस्टर होते हैं उनके पास पावर होता है, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऑथराइजिंग एजेंसी कौन सी होती है? एनी एजेंसी ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई रिमोट एरिया है और ऑपरेशनल रीच है तो ऐसे में जो हेड है या सेकेंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर है ऑथराइज्ड एजेंसी के, वो भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और एक बार जब आप इंटरसेप्शन करते हो तो वो जो ऑर्डर है वो वैलिड रहता है 60 डेज के लिए, एक्सटेंडेबल अप टू 180 डेज। ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं कि अगर आप किसी के मैसेजेस इंटरसेप्ट कर रहे हो तो जो ऑथराइज्ड एजेंसी है उसको अपने 2 नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करने होते हैं टू कम्युनिकेट इंटरसेप्शन ऑर्डर टू दी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नोडल ऑफिसर। सेफ गार्ड मैकेनिज्म भी है, एक रिव्यू कमेटी होती है जो इन ऑर्डर्स को एक्चुअली रिव्यू भी करती है, और जो भी रिकॉर्ड आपने हासिल किया इंटरसेप्ट करके, जो भी मैसेजेस, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उसको आपको एवरी 6 मंथ डिस्ट्रॉय करना होता है, अनटिल अनलेस इट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट और अनटिल अनलेस कोर्ट हैज गिवन ऑर्डर्स और डायरेक्शन कि भाई इसको तुमको सेव करके रखना है। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है नेट न्यूट्रलिटी का। नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आप में से कोई एयरटेल यूज़ करते होंगे, कोई जियो यूज़ करते होंगे, कोई आइडिया व्हाट्सएवर, तो आपको उनके इंटरनेट मिलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हर एक डेटा को इक्वली ही ट्रीट करेंगे ऑन इंटरनेट। वो ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र कि भाई इस यूज़र को कम डेटा दूँ, उस यूज़र को ज़्यादा दे देता हूँ, इस कंटेंट को नहीं दिखाता, उस कंटेंट को नहीं। यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब है कि जो भी जनता आपका जो नेट यूज कर रही है उसके पास में अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज होनी चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ बायस। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कोई सर्विस ब्लॉक कर दी, कोई साइट ब्लॉक कर दी, कोई पेड प्रायोरिटाइजेशन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिसेंटली आपका यूएस अपील कोर्ट ने रूल किया कि ये जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, दैट इज एफसीसी, इट डज नॉट हैव एनी लीगल अथॉरिटी टू रीइंस्टेट लैंडमार्क नेट न्यूट्रलिटी रूल्स। अब ये नेट न्यूट्रलिटी का जो टर्म है ना, इसको कॉइन किया गया था 2003 में बाय टिम वू, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक लॉ प्रोफेसर हैं। उन्होंने वार्न किया था कि जो आपके जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक तरह से गेटकीपर बन जा रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, अब ये लोग ना कंट्रोल करने लगे हैं कि जनता क्या कंटेंट देखेगी, क्या नहीं देखेगी। क्योंकि जैसे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके हाथ में काफ़ी सारा कंट्रोल रहता है ऑन व्हाट यू कैन एक्सेस एंड व्हाट यू कैन नॉट। तो कई बार हो सकता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको शो कर दे जो आप ना देखना चाहें, या फिर जो आप देखना चाहे वो आपको शो ना करे। तो ईयू का रेगुलेशन है ऑन ओपन इंटरनेट एक्सेस, जिसके हिसाब से जो एंड यूजर है, ही और शी हैज द राइट टू एक्सेस ऑल द इंटरनेट सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट लॉफुल कंटेंट। कंट्रीज लाइक ब्राजील, चाइना, इनके भी अपने लॉ हैं। इंडिया में जो ट्राई हमारी है वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है इन दी टेलीकॉम सेक्टर, और ये भी आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी लाइसेंसिंग है सबको रेगुलेट करती है। अब इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी के फ्रेमवर्क को देखो तो 2015 में भाई AK भार्गव कमेटी आई थी। उन्होंने रेकमेंड किया कि जो पेड प्रायोरिटाइजेशन होता है कंटेंट का वो अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। 2016 में ट्राई ने एक वो कहते हैं रेगुलेशन इशू किया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डेटा सर्विस रेगुलेशन, जिसने कि सर्विस प्रोवाइडर्स को डिसअलाउ किया टू ऑफर और चार्ज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ फॉर डेटा सर्विसेज ऑन बेसिस ऑफ कंटेंट बीइंग एक्सेस बाय द कंज्यूमर। जैसे आपके लिए बोला जाता था ना कि अगर ये कंटेंट देखना है तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। 2018 में टेलीकॉम कमीशन ने अप्रूव किया नेट न्यूट्रलिटी रूल्स को, विच बार सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंटरनेट कंटेंट एंड सर्विसेज बाय ब्लॉकिंग, थ्रॉटलिंग और ग्रांटिंग देम हायर access speed. However, it allows certain exception from non-discrimination rules of content delivery network. फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नेट न्यूट्रलिटी को यूनिफाइड लाइसेंस का पार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, फिर आपके पास आता है भारतीय वायुयान विधेयक, यानी कि ये आपके एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। बहुत पुराना हमारा 1934 का एयरक्राफ्ट एक्ट था, सिविल एविएशन सेक्टर को डील करता था, उसको रिप्लेस करा है और रिप्लेस करके हमने लाया है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। तो देखो, आपका जो पूरा एयरक्राफ्ट सेक्टर है, उसकी सेफ्टी, उसका जो पूरा गवर्नेंस है, वो इस एक्ट से डील होता है। तो यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि प्रीवियस एक्ट से क्या चीज़ें हमने रिटेन करी है और क्या चेंजेस करे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या क्या हमने रिटेन करके रखा है और यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या क्या हमने चेंज करा है। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने रिटेन किया है, पुराने एक्ट में 3 अथॉरिटीज सेटअप की गई थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, देन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इन सभी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना सुपरविजन रहता है। क्या नया ऐड किया, तो पावर टू इशू रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर, ये जो सर्टिफिकेट है, इसको हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ट्रांसफर कर दिया है इस DGCA के पास में, ताकि जो पूरा लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो सके। एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के रेगुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमने रिटेन किया है एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, यूज, ऑपरेशन एंड ट्रेड ऑफ एयरक्राफ्ट। साथ में एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर है टू रेगुलेट डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट। पावर ऑफ मेकिंग रूल्स, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स हैं पावर बनाने का। ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, तो पिछली बार की जो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन ऑफ 1 crore था, उसको हमने रिटेन कर लिया है। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पेनल्टी भी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है, उसको लगता है कि भाई पेनल्टी मुझे लगानी चाहिए, तो वो लगा भी सकती है। खास करके ऐसी सिचुएशन में जब केंद्र सरकार को लगता है कि सर्टेन रूल्स का वायलेशन हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पब्लिक हेल्थ का प्रोटेक्शन नहीं हुआ है। लाइकवाइज पेनल्टीज का एडजुडिकेशन कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी। फर्स्ट अपील किसके पास रहेगी, तो एक अपीलिएट ऑफिसर भी रहेंगे, उनके पास रहेगी। अगर सेकंड अपील की बात करें तो उसको हमने ऐड किया है, सेकंड अपीलिएट ऑफिसर भी क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। एविएशन गवर्नेंस की बात करें तो इट इज़ गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एविएशन से रिलेटेड पूरी पॉलिसी रेगुलेशंस को फ्रेमवर्क करना, ये मेक श्योर करना कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑपरेशंस भी अच्छे से हों और विद इन द कंट्री भी चीज़ें अच्छे से हों। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। एक तो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो प्राइमरीली सेफ्टी इशूज़ के साथ पे डील करती है। ऑफकोर्स आपके जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी सेफ्टी इशूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देन देयर इज़ अ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट्स। आप और हम जिसमें ट्रैवल करते हैं उसके सिक्योरिटी मेजर्स का जो स्टैंडर्ड है वो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है ले डाउन करती है। देन ऑफकोर्स द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ओवरऑल पूरे जो एयरपोर्ट्स हैं उसका मैनेजमेंट, उसका डेवलपमेंट, उसका एक्सपेंशन देखती है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, नाम से समझ में आ रहा है अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपके जितनी भी एरोनॉटिकल सर्विसेज के टैरिफ्स हैं उसको रेगुलेट करती है। एयरपोर्ट पे चार्जेस कितने लगने हैं और डिफरेंट एयरपोर्ट्स की परफॉर्मेंस क्या है उसको मॉनिटर करने का काम इसी का रहता है। कुछ की लेजिस्लेशंस हैं जो एयरक्राफ्ट से डील करते हैं, जैसे आपका पुराना ऑफकोर्स द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 है, जो सिविल एविएशन और एयरपोर्ट की लाइसेंसिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। फिर ये इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो टैरिफ्स को रेगुलेट करती है। 100% FDI हमने अलाउ करके रखी हुई है, ऑटोमेटिक अप टू 49%।
और उसके अलावा फिर गवर्नमेंट रूट पे चाहिए। हाउएवर एनआरआईज के लिए एफडीआई 100% अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। इंडियन एविएशन सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हमने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे 2016 के आपकी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, जिसका एम क्या था, उड़े देश का आम नागरिक, मतलब हर किसी के जो पॉकेट है उसमें इतनी क्षमता हो पाए, मतलब कि हम अफोर्ड कर सकें, रीजनल कनेक्टिविटी अफोर्डेबल हो सके। हुई है कि नहीं वो तो अलग बात है, बट यहाँ तो वंदे भारत भी लॉन्च हो गई, उसकी भी फीस चार्जेस देखकर लगता है कि रहने दो, बैलागाड़ी से ही चल देते हैं। नंदलेस विजन 2040 है सिविल एविएशन के लिए, एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है जिसमें हमने एक सिविल एविएशन सेक्टर को और डेवलप करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव देयर इज, अभी जो बजट था 24-25 का, उसमें मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन इनिशिएटिव लाया गया सिविल एविएशन सेक्टर के लिए। एयरपोर्ट्स का भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हमने की है, जैसे पेपरलेस ट्रेवल हो गया, आपका डिजी यात्रा हो गई है। इसके अलावा जीपीएस एडेड ऑगमेंटेशन हो रखा है। देन एयर सेवा है ऑनलाइन ग्रीवियांस रिड्रेसल के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी हमारे पास दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन 2024 है, जो आपकी सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन दिल्ली में हुई थी, उस दौरान ये फ्रेमवर्क जो है अडॉप्ट करा गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़ हैं, अगर फैक्ट में कभी गलती से आ गई तो आ गई। ई दाखिल पोर्टल है, कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से ये लॉन्च किया गया है, तो कंज्यूमर अपने ग्रीवियांसेस को इस पोर्टल के थ्रू दाखिल कर सकते हैं। आपको पता होगा हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2019 में अमेंड भी हुआ था। उस एक्ट में कंज्यूमर्स के लिए 6 तरह की राइट्स बताई जाती है, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एक्सेट्रा। तो उसी में जैसे मान लो आप कोई मिक्सी विक्सी लेकर के आए, उसमें कुछ दिक्कत आ गई और आपने जिससे खरीदा था वो बंदा मान नहीं रहा, तो कहाँ पे जाओगे अपना ग्रीवियांस डालने? आप ई दाखिल पोर्टल पे डाल सकते हो। देन यू हैव अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को डेवलप किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्म योगी भारत ने। तो आपको जो आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आप भी कल को बन जाएंगे, तो इन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कर्म योगी करके मिशन लॉन्च किया गया था, उसी का ही है ये। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, ये एजुकेटर्स को एम्पावर करता है फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया। उसी के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी है जिसमें अक्रॉस इंडिया जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं विथ रिलेशन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इसमें समाहित किया गया है। इसमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जितनी भी थीम से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ये रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के दौरान। एडलमैन ट्रस्ट ने इसको रिलीज किया है, जिसमें 28 कंट्री में सर्वे किया गया कि जो कंट्री की जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनको कितना ट्रस्ट है सरकार पे, मीडिया पे, बिजनेस पे, एनजीओ में। तो इंडिया जो है इट हैज स्लिप्ड टू 3rd पोजीशन आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया इन टर्म्स ऑफ पीपल्स ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट एंड बिजनेस। हाई इनकम ग्रुप में इंडिया 4th रैंक पर है। लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रस्ट ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज इन कंपनीज विथ इंडियन हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे इंडिया की रैंक 13 है। कुछ नहीं है, बस बैरोमीटर याद रख लेना, ट्रस्ट बैरोमीटर है। आप सबको भी ट्रस्ट इश्यूज होते रहते हैं ना, वैसे ही जनता को भी ट्रस्ट इशू रहते हैं सरकार के साथ। उसी ट्रस्ट इशू को ये चेक कर रहा है कि भाई कितना भरोसा है। वैसे तो नहीं है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एनटीटी लॉकर, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन ने एनटीटी लॉकर को क्या किया है, डेवलप किया है। तो जैसे आप सबके लिए डिजी लॉकर आया ना, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उसमें रखते हो, ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कॉर्पोरेशन है, एमएसएमईज हैं, उनके लिए एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है जिसमें वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो ये जो एंटिटी लॉकर है ना, ये रियल टाइम एक्सेस और एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है थ्रू इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट डेटाबेस। यहाँ पे कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म है कि भाई आप कंसेंट दे रहे हो कि मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आधार ऑथेंटिकेटेड रोल है यहाँ पे। 10 GB ऑफ इनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज, लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। इंटरस्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। भाई देखो, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बना रहे, यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। और उसके लिए काफ़ी सारी मशीनरी है, जैसे नीति आयोग भी उसी का एक एग्जाम्पल है। आपके रीजनल काउंसिल्स होते हैं। वन मोर एग्जाम्पल इज इंटर स्टेट काउंसिल। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ऑब्वियसली आपका जो इसका जेनेसिस है वो आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसका जो है पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो इसके चेयरपर्सन
पर्सन होते हैं ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर। मेंबर कौन होंगे, तो अब भाई सेंटर और स्टेट को रिलेट कर रहा है तो स्टेट के सारे मिनिस्टर्स होंगे। यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे। इसके अलावा 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक होते हैं हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, recently subordinate legislation notified under post office act 2023। subordinate legislation क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी जो अथॉरिटी है उसने अपना काम लेजिस्लेट कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लेजिस्लेचर आपके 3 ब्रांच होते हैं ना, आपके जुडिशरी है, आपका एग्जीक्यूटिव है और आपके लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर क्या करता है, आपको एक ढांचा बना के देता है। मान लो लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया, एक्ट क्या है, एक आउटर फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो आपने देखा होगा कोई भी एक्ट आता है तो उससे रिलेटेड रूल्स आते हैं ना, ये जो रूल्स हैं वो पूरे उस ढांचे को पूरा क्लियर करते हैं और इस ढांचे का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, फिर एग्जीक्यूटिव। तो ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेचर ने एक्ट का ढांचा बना करके दे दिया, भाई तुम अब इसके अंदर देख लो तुमको क्या क्या घोल डालने का है। तो यानी आपको लेजिस्लेचर ने एक सांचा बना कर दिया, अब जो एग्जीक्यूटिव है वो उस सांचे पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा। इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, इट इज द लेजिस्लेशन मेड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। तो आपके लेजिस्लेशन ने ऊपर से एक ढांचा बनाकर दे दिया, फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो उससे रिलेटेड कोई जो अदर चीजें हैं या जो रूल्स हैं वो बनाते हैं। तो ऐसी लेजिस्लेशन हैज टू बी मेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पावर सो डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर है 15 मेंबर्स की इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपना पावर ढंग से एक्सरसाइज करें विद इन द बाउंड्री ऑफ द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर। अब यहाँ से आप चाहें तो डिवीजन ऑफ पावर भी पढ़ सकते हो, और डिवीजन ऑफ पावर आप जब पढ़ोगे, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो आप रिवाइज कर सकते हो, जिसमें आपके जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और क्या कहते हैं आपका लेजिस्लेचर, ये तीनों ब्रांच की बात हम करते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन दी स्टेट, दरअसल आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक डायरेक्शन पे स्टे लगा दिया है। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट का पावर है स्टेट्स में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखो क्या होता है, सेक्रेटरीज करते क्या है, कभी सुना है पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, इनका काम क्या होता है, नाम में ही है असिस्टेंट्स, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। कल को आप बड़े आदमी बन जाएंगे तो आपको सेक्रेटरी मिलेंगे, वो क्या करेंगे, आपके काम को थोड़ा ईजी बनाएंगे आपके लिए, वो चीज़ें मैनेज करेंगे। तो मेनली जो ये स्टेट में सेक्रेटरीज अपॉइंट होते हैं, इनका काम होता है मिनिस्टर्स को असिस्ट करना उनके काम में, वरना मिनिस्टर्स काम कर करके मर जाएंगे, तो ऐसा ना हो उसके लिए सेक्रेटरीज होते हैं। अब सेक्रेटरीज ऐसा नहीं है कि उनको कोई रैंक मिल जाती कि भाई मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, हाँ उनका भौकाल रहता है, बट नॉनदलेस they often hold the rank of minister of state and have same entitlement and assigned to a government department। और आपने सुना होगा कि स्टेट सेक्रेटरी काफ़ी हाई पोजीशंस पे जाते हैं, कई बार उनको काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स का मानना है कि ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का जो अपॉइंटमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखो अपॉइंटमेंट में इशू क्या है, तो आपका 91st अमेंडमेंट आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने आर्टिकल 161A को इंट्रोड्यूस किया, विच लिमिट्स द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये मिनिस्टर तो आप 15% तक लिमिट कर लेते हो, पर उनको असिस्ट करने के लिए अलग से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ले आते हो, जिनको आप रैंक भी देते हो मिनिस्टर का। तो इससे आपका जो 91st अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है, और इसीलिए इसको कोर्ट्स जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। पंचायत से पार्लियामेंट कुछ नहीं है, ये जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जितनी भी जो फीमेल्स हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब से इलेक्ट होकर के आई हैं, उनको अवेयरनेस देने के लिए है, उनको पार्लियामेंट प्रोसीजर से अवगत कराने के लिए है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझाने के लिए है। पंचायत से पार्लियामेंट, पंचायत में आप इलेक्ट हो गए हैं, अब हम आपको पार्लियामेंट के बारे में सारी जानकारी देंगे। एडजर्नमेंट सीने डे, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो और आपके जो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हो तो एडजर्नमेंट आपका आता है।
एडजॉर्नमेंट करना यानी स्थगित करना। एडजॉर्नमेंट सिनेडे मतलब बिना कोई तारीख बताए पूरा स्थगित कर देना। तो आपका जब सेशन का एंड आ रहा होता है ना, तब एडजॉर्नमेंट सिनेडे होता है, यानी कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो आपकी पार्लियामेंट की सिटिंग है उसको टर्मिनेट कर देना विदाउट नेमिंग अ डे। से फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैंने स्थगित किया, मैंने बोला कि अब जो है हमारी कार्रवाई कल शुरू होगी, तो मैंने सिर्फ एडजॉर्नमेंट किया है। बट अगर मैंने बोल दिया कि द सेशन इज टर्मिनेटेड फॉर दी एडजॉर्नमेंट सिनेडे, यानी कि मतलब मैंने कोई डेट नहीं बताई कि तुम वापस कब आओगे। पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जब आप स्पीकर के पावर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप पढ़ते हो, और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है समनिंग का, है ना, तो समनिंग वाला पावर आप उसमें पढ़ते हो। यही है एडजॉर्नमेंट सिनेडे। तो अभी विंटर सेशन जो है उसमें रिसेंटली एडजॉर्नमेंट सिनेडे देखा गया था। प्रिविलेज मोशन की अगर हम बात करें तो प्रिविलेज मोशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है मेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू द प्रिसीडिंग ऑफिसर टू एड्रेस एंड एलिग ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनको तरह तरह के प्रिविलेजेस मिले होते हैं जिनको कि आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का नाम देते हो, यानी कि कुछ ऐसे राइट्स मिले हुए हैं बाय बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि दोनों जो हाउसेज हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो जितने भी जो मेंबर्स हैं इंडिविजुअली भी उनके पास कुछ पिक्यूलियर राइट्स होती हैं, एंड जो अदर इंडिविजुअल्स हैं उनके पास भी रहती है। They are not codified but they are derived from 105 and Code of Civil Procedure। अच्छा, बात पार्लियामेंट की आई तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 10-11 सालों में यूपीएससी में सबसे ज़्यादा सवाल अगर पॉलिटी से आया है तो पार्लियामेंट सेक्शन से ही आया है। और मैं जब पार्लियामेंट कह रही हूँ तो इसमें ऑब्वियसली लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाती है, आपके ये मोशंस आ जाते हैं अलग अलग टाइप के, इसके बाद आपका बिल आ जाता है, टाइप्स ऑफ बिल मेरा मतलब है, और इसके बाद आपके जो स्पीकर्स हैं उनके बारे में आ जाता है, सेशंस आ जाते हैं, सेशंस में फिर आपके जो 0 आवर हैं, क्वेश्चन आवर है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ये सारे आ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया टॉपिक है। तो जब भी आप पॉलिटी को रिवाइज करें तो पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से करिएगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट, सेंटर ने पार्लियामेंट का अप्रूवल सॉट किया है फॉर नेट एडिशनल एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। देखो, अंडर आर्टिकल 115 पार्लियामेंट ने पहले जो मनी सप्लाई करी थी फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, अगर वो इनसफिशिएंट होती है और दोबारा पैसे की ज़रूरत होती है तो फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि अब जब बजट आता है तो सरकार एक एस्टिमेट लगाती है कि भाई ये फलाना चीज़ के लिए मेरे को इतना खर्चा आएगा, बट जब एक खर्चा हो जाता है तो हमको समझ में आता है कि अरे रे हमको तो और पैसे की रिक्वायरमेंट है, अभी कैसे करें। तो मर्जी से ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, अप्रूवल चाहिए। जैसे घर में पॉकेट मनी खत्म हो गई है, अब पैसे चाहिए, मम्मी बोलती है रुको पापा से पूछ के देती हो, तो पापा का अप्रूवल चाहिए होता है ना उसमें, बस वही सीन है यहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का। आर्टिकल 115 के अलावा भी अदर ग्रांट्स है, जैसे एडिशनल ग्रांट होती है जब किसी न्यू सर्विस के लिए जो आपने पहले अपने बजट में नहीं मेंशन की थी, अचानक आपके दिमाग में आया भाई मैं न्यू सर्विस दूंगा अपनी जनता को, उसके लिए जब आप एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हैं तो दैट इज एडिशनल ग्रांट का अप्रूवल लेते हैं। एक्सेस ग्रांट होती है जब आपने ऑलरेडी जो पैसा है वो एक्सेस में स्पेंड कर दिया है, जितना भी आपने सर्विस में अलॉट किया था, मान लो 100 करोड़ और यूज कर चुके 150 करोड़, तो ये जो 50 करोड़ एक्सेस ग्रांट है ना उसका अप्रूवल आपको चाहिए रहेगा। प्राइवेट मेंबर बिल, भाई देखो अगर कोई मिनिस्टर बिल लेकर आता है तो पब्लिक मेंबर हो जाता है, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। और पिछले साल में भी मैंने पढ़ाया था, इससे पहले भी है, कि जो 17th लोकसभा थी आपकी उसमें सिर्फ 9 घंटे जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल को डेडिकेट किए गए, यानी देख रहे हैं कितना कम मौका मिला है किसी प्राइवेट मेंबर को बिल सामने रखने का। तो प्राइवेट मेंबर बिल एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जो एक इंडिविजुअल मेंबर पार्लियामेंट का जो है वो उनके द्वारा इनिशिएट किया होता है, हु इज़ नॉट द मिनिस्टर। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि भाई फ्राइडे को लोकसभा में 2.5 घंटे की सिटिंग जो है उसको प्राइवेट मेंबर को एलोकेट किया जाना चाहिए, और राज्यसभा में अल्टरनेट फ्राइडे को 2.5 आवर्स की होती है, लेकिन वैसा किया नहीं जा रहा है, वो बोलने की बात हो रखी है। पीरियड ऑफ नोटिस, तो किसी भी प्राइवेट मेंबर को अगर तो भी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। टिल डेट ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैव बीन पास्ड। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट बनाया था नो प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड। ऐसा नहीं है, 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, लेकिन हाँ 1970s के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। तो दोनों ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी होगी।
रूल 267, राज्यसभा के चेयरमैन ने ना ये जो रूल 267 का फ्रीक्वेंट यूज़ है इससे रिलेटेड कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। रूल 267 क्या है, तो देखो आपका जो लोकसभा है राज्यसभा है उनके अपने रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, प्रोसीजर्स हैं कि भाई कैसे कैसे पूरे सेशंस होंगे। तो राज्यसभा का जो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसका जो रूल 267 है वो कहता है सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑन द डेज एजेंडा टू डिबेट ऑन द अर्जेंट मैटर विथ चेयरमैन्स अप्रूवल। तो इस रूल में क्या होता है, जो राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो रिटर्न नोटिस देते हैं कि भाई आज जितना भी तुम्हारा बिजनेस लिस्टेड है सब सस्पेंड करो, मेरे को एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जैसे जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो बोलते हो ना तू चुप रहे, पहले मेरी बात सुन, मेरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही है। मिनिस्टर को लग रहा है कि सारे आज के बिजनेस हटाओ, मेरी बात सुनो, उसको बोलते हैं आर्टिकल 267। तो देखो जब ऐसा होता है ना तो आपका जो राज्यसभा या जो लोकसभा इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं स्थगित होती है, डिले होती है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अगर हर दूसरे दिन कोई मेंबर आके ऐसे बोलने लगेगा कि तुम अपने सारे बिजनेस छोड़ो, मेरे को इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। उसी चीज़ की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन, आपको पता है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राइट। तो रिसेंटली हुआ ये था कि ऑपोजिशन ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था अगेंस्ट दी राज्यसभा चेयरपर्सन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होता है, अगर तो आपको मान लीजिए राज्यसभा चेयरपर्सन को रिमूव करना है तो आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि भाई हमारी मंशा है आपको रिमूव करने की। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को आप सिंपली राज्यसभा में मेजॉरिटी वोट अग्रीड बाय लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी से रिमूव कर सकते हैं, कोई भारी भरकम प्रोसीजर नहीं है। प्रेसिडेंट का केस अलग है भाई, प्रेसिडेंट में अलग सिचुएशन चल रही होती है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी ग्राउंड जो है, ग्राउंड ऑफ रिमूवल, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया गया है। कमर्शियल कोर्ट्स, गवर्नमेंट इनवाइटेड कमेंट ऑन द ड्राफ्ट कमर्शियल कोर्ट विच एम to solve quicker adjudication for commercial disputes। तो कमर्शियल डिस्प्यूट समझ लो ना, इंडस्ट्रियल नेचर का, जो ट्रेडिंग में ट्रांजैक्शन होते हैं, मर्चेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक्स वाले होते हैं, उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनसे डील करने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स होता है। देयर इज कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 जिसमें कमर्शियल कोर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। कमर्शियल अपीलिएट कोर्ट है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट इज डन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अभी मैंने आपको जनवरी में पढ़ाया था, समझा देती हूँ क्या है कि जैसे कोई एक चीज़ है, कोई एक केस हुआ है मान लो, उस केस पे अगर कोई 2 या 3 जजमेंट है तो इनको अलग अलग नहीं माना जाएगा, सबको मर्ज किया जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई केस है उसमें लोअर कोर्ट ने अपना कुछ तो भी जजमेंट दिया था, अब इसके अगेंस्ट जो बंदा था उसने अपील कर दिया हायर कोर्ट में, अब हायर कोर्ट ने कुछ तो भी जजमेंट दिया है, तो भाई 2 जजमेंट हो गए ना, तो आपको 2 जजमेंट नहीं मानने हैं, दोनों को मिक्सअप कर देना है। यानी किसी भी एक चीज के लिए 2 मतलब 1 से ज्यादा जजमेंट नहीं होगा। देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 ऑर्डर ऑपरेटिव एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि एक ही चीज के लिए 2-4 ऑर्डर निकाल दिए और सब कंफ्यूज होगा कि भाई करना क्या है। ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, आप में से जो कॉर्पोरेट्स में होंगे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी अगर वर्क कर रहे होंगे तो एक ही चीज के लिए 4 ऑर्डर आ जाते हैं और समझ ही नहीं आ रहा होता है भाई चाह क्या रहे हो, करना क्या है हमको। वही हाल है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो ऐसा है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी सब्जेक्ट मैटर पे अगर ऑर्डर होगा तो एक ही ऑर्डर होगा। यानी वंस जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किसी लोअर कोर्ट की डिग्री को डिसमिस कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही फाइनल बाइंडिंग होगा, उसमें लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो मर्ज हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है। देन आपके पास आता है हेंडरसन डॉक्ट्रिन। इसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करा है। दरअसल 1843 में एक इंग्लिश केस हुआ था हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन, उसमें ये डॉक्ट्रिन आई थी जिसमें बोला गया था कि भाई अगर सेम सब्जेक्ट मैटर में 50 ठोक इश्यूज अराइज हो जा रहे हैं तो उसको हमें सिंगल सूट में ही एड्रेस कर देना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक लिटिगेशन से एक मैटर आया तो उसके लिए अलग से केस दायर हो गया, दूसरा आया तो अलग से हो गया, तीसरा आया तो अलग से, नहीं। अगर सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम केस चल रहा है, सेम बंदों का है, तो उसको सिंगल सूट में ही निपटाओ। ऐसा नहीं है कि फिर लोग जो है पार्टीज जो है फायदा उठा रहे और अलग अलग केस दायर कर दे रहे, नहीं, एक ही केस में उसको निपटाना है ताकि जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं बेटर फंक्शनिंग कर सके। रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर
लिटिगेशन से, सेम सब्जेक्ट के लिटिगेशन मैटर में बहुत सारे इश्यूज अराइज कर रहे हैं, तो उनको सिंगल सूट में ही एड्रेस किया जाना चाहिए। रिसेंटली आपका जो है 8th पे कमीशन बैठा है, आप सबको पता होगा, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं उनके लिए पे कमीशन बैठाए जाते हैं 10 साल के बाद। नॉर्मली 7th पे कमीशन बैठा था जस्टिस अशोक माथुर के अंडर चेयरमैनशिप में। और ये जो कमीशन है, पे कमीशन, वो क्या करता है, तो आपके पूरे जो पे रेट्स हैं उसको रिवाइज करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे रेट्स होते हैं कि भाई बेसिक कितना चेंज होना चाहिए, सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, डीए कितना मिलना चाहिए, एक्सेट्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी हाईली रिकमेंड करूंगी। आपको पता होगा एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लिखते हो, उनका अपॉइंटमेंट, उनके फंक्शंस, उनके रिमूवल, सब एक ही जगह पे करके पढ़ लेते हो। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ वही बॉडीज कवर की हैं जो नवंबर से जनवरी में न्यूज़ में रही हैं, बट आपको अपना चार्ट रिवाइज कर लेना चाहिए। कैग की बात अगर हम करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो सीनियर IAS ऑफिसर के संजय मूर्ति रिसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कैग ऑफ इंडिया। हमारे इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं कैग, अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 148 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हेड सील। सैलरी कंडीशन पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड हेंस नॉट सब्जेक्टेड टू वोटिंग। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 149 में इनकी पूरी ड्यूटीज एंड पावर्स दी गई हैं जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, और ये एनुअली अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। अगर मैं बात करूं टेन्योर की, तो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन द सेम मैनर एंड ग्राउंड एज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट से तो कुछ ग्राउंड्स में है, जैसे कि वो होता है ना, हम क्या कहते हैं, इनस्टेबिलिटी, अनसाउंड माइंड, इस सब वजह से प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर कोई रिमूवल करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जैसा रिमूवल होता है वैसे ही होगा। फिर आपका है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जैसे आपका नेशनल लेवल पे आपका फाइनेंस कमीशन बनता है, वैसे ही जब हमने गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया, तो हमने आर्टिकल 243 में स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है गवर्नर वहाँ के अपॉइंट करेंगे, और ये रिकमेंड करेगा कि जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस हैं बिटवीन दी स्टेट एंड दी लोकल गवर्नेंस, वो कैसा रहेगा। तो आर्टिकल आपका 243I जो है वो कहता है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर जो है वो अपॉइंट करेंगे। और इनका काम क्या है, तो पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत ऑब्वियसली, एंड गवर्नर्स को सजेशन देना रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी दैट कैन बी असाइंड टू द लोकल बॉडीज एंड ग्रांट इन एड्स टू लोकल बॉडीज बाय द स्टेट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी होता है वैसे ही आपका स्टेट पीएससी भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट ने 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अभी एड्रेस किया है। तो स्टेट में जितने आपके जो सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होते हैं उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 से 323 पे आपको ये देखने को मिलते हैं। अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, एज 6 ईयर या 62 जो भी पहले हो जाए। रिमूवल, तो जो भी लोग रिमूव यहाँ पे होते हैं बिल्कुल उनका रिमूवल सिमिलर ही रहेगा यूपीएससी की तरह, लाइक एडजस्ड इंसॉल्वेंट, engaged in paid employment outside his office, unfit misbehavior, और इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी होती है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की अगर मैं बात करूं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है भाई। डिस्प्यूट रिड्रेसल जो है ये आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, या फिर आप कह सकते हैं एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, सेटअप इन 1988 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनली 1986 में ही आया था, 2019 में इसको अमेंड किया गया था। इट इज़ हेडेड बाय अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसकी अपील जो है वो लाई करती है सुप्रीम कोर्ट के बाद। अगर मतलब इसके डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो जहाँ पे भी कंप्लेंट्स हैं, मतलब जैसे कंज्यूमर ने किसी मुद्दे से रिलेटेड कंप्लेंट की है और वहाँ पे मॉनिटरी जो अमाउंट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का है, तो वो इसके एम्बिट में आता है। अपीलिएट एंड रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो इट हैज़ फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट जो आपका फोरा रहता है। और यहाँ पे फिर आपके पास इररेटा है, यानी कि इन्होंने जो PT 365 पॉलिटी का दिया था उसमें कुछ गड़बड़ी करी थी। तो आर्टिकल 2.4 में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात इन्होंने की थी, जिसमें डिटेल्स ऑफ कमिटी रिसेंटली न्यूज़ में इन्होंने इनकरेक्टली मेंशन करा था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी इज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर, जबकि आपकी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी होती है इट इज़ चेयर्ड बाय अ डिफेंस मिनिस्टर।
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इन्होंने दिया था कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उसका आर्टिकल में इन्होंने गड़बड़ी की थी। आपको पता होगा कि आर्टिकल 226 है जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन मिलती है, इन्होंने 225 लिख दिया था। अब देखिए, मैंने सोचा है कि मैं आपको ये जो अपडेटेड पार्ट है ये सब्जेक्ट वाइज ही कंप्लीट कराऊंगी। तो पॉलिटी हमने आज कवर कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो IR से रिलेटेड आएगा, ऐसे ही इकोनॉमी, ताकि अब जब रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप जब PT 365 पॉलिटी रिवाइज करोगे ना, उसके जस्ट बाद ये वाला जो पॉलिटी वाला वीडियो है इसको आप देख लेना, जिसमें आपका ये अपडेटेड पार्ट जनवरी तक का रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप में से कोई बच्चे मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो अलग से PT 365 करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये उसमें रिपीटेड ही न्यूज़ है। सो आप उस हिसाब से करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है आपके प्रीलिम्स को। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहाँ पे हम अपडेटेड में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग।